भारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट भी देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले सबसे पहले यही कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका ख्याल रखिए। अपोजिशन वाले भी आते हैं और हुकूमत वाले भी आते हैं, बस सिर्फ लफ्ज अच्छे से बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि किसी कॉलर पे मत जाएं। अपना ही राय दें, अपना ओपिनियन दें। मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बस ठीक ठाक। आप बताइए कि जो मुल्क में आप देख रहे ही होंगे इतने टाइम के बाद इमरान खान की स्पीच भी आपने सुनी, जो उन्होंने आके मीडिया से खिताब किया, वो भी आपने देखा। पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। आटा इस कदर महंगा हो गया, मुल्क से गायब हो गया। इस पे भी बात करेंगे। पर हमेशा जब मईशत तबाह हो जाती है तो आप बताएं कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो हमेशा यही नारा लगा रही होती है कि मईशत तबाह हुई हुई है, मुल्क का हालात बहुत खराब हैं, तो महंगाई करना जरूरी है। तो आप देखें हर हुकूमत का यही हाल होता है। और पिछली जो साबका हुकूमत रह चुकी, जो साबका अपोजिशन रह चुकी, तो वो बता रही थी कि अगर इतनी महंगाई हो, पेट्रोल और तेल महंगा हो, तो समझ लें वजीर आजम चोर है, मुल्क का वजीर आजम चोर है। तो अब क्या कहेंगे आप लोग, बताएं आप। मैं यही कहूंगा कि इसमें उनकी स्पीच खान साहब की ज्यादातर तो वैसी ही होती है जो वो बता रहे होते हैं, जो एक सिलसिला है पूरा जिस तरह से उनको निकाला गया है और ये सारी चोर अपोजिशन लाके बैठा दिया। लेकिन पाकिस्तान का मसला अगर आप देखें शुरू से, तो हम जब तक IMF के लोन्स पूरे नहीं कर सकेंगे, बिजली तो वैसे भी नहीं आती। खान साहब अगले, मैं कहता हूँ 5 से 15 टर्म्स ले लें, हम सिर्फ सही राह की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब दोबारा आ जाएंगे, हालात दोबारा अच्छे हो जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल आपने ये बात बहुत अच्छी की था कि अगर फर्ज करें कि हम इतनी मेहनत ये जो हो रही है, शोर मच रहा है कि जैसे खान साहब अगर आते, कप्तान आता है, तो दोबारा से शायद मुल्क के हालात सही हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। अभी जो हालात चल रहे हैं, डॉलर देख रहे हैं आप कितना हाई, रुपया तो बिल्कुल ही गिर गया, समझ लें। एग्जैक्टली, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, आप अपने लोगों को, अपने बिजनेसेस को आप दे नहीं सकते। इवेंचुअली इसकी वजह से आपके बिजनेसेस जो है वो बैठ जाएंगे सारे, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, लोगों का किस तरह गुजारा हो रहा है, ये वहीं के लोग बता सकते। अब आपने देखा कि फजलुर रहमान की जमात के भी लोग जो थे वो इमरान खान के साथ जुड़ गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं ऐसे लोगों के जो अभी जुड़ जाए फिर वो निकल जाए, वो उनको इन द फर्स्ट प्लेस फजलुर रहमान के साथ होना ही नहीं चाहिए था, तो वो अभी निकल गए। पर फजलुर रहमान साहब तो बिल्कुल सकते में ही आ गए कि ये क्या हुआ, वो तो सरप्राइज ही हो गए, उनकी तो बोलती बंद हो गई जैसे ही इमरान खान के साथ उन्होंने एग्री किया। आपने देखा ना, जैसे ही वो कप्तान साहब के साथ जुड़े तो वो तो फिर सरप्राइज ही हो गए कि ये क्या हो गया। वो तो बस अपनी वो बचाने के चक्कर में रहते हैं कि जितनी जो भी उनकी रेपुटेशन है। लेकिन ये है कि दुख होता है रोज पाकिस्तान को इस तरह से देख के, मईशत को देख के, और लोग वहाँ पे जो डे टू डे जिस तरह से अपने एक्सपेंसेस और अपनी लिविंग जितने मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो मजीद गुर्बत की लकीर पे या तो पहुंच गई है, उससे नीचे जा चुकी है। और
बस यही है कि हम दुआ कर सकते हैं खान साहब अगर दोबारा आए वो इंस्टीट्यूशन ठीक कर देंगे, लेकिन जब तक हमारे लोन्स जो IMF के बाकी ममालिक के साथ हैं, जब तक हम उनको एटलीस्ट एक एक्सेप्टेबल लेवल तक हम वापस नहीं कर पाते, हमारी मईशत इसी तरह रहनी है। हम खान साहब से भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आके सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मशीयत तो हमेशा समझ लेंगे, हुकूमत और अपोजिशन के बदलते रंग देख लें आप मुल्क के अंदर। ये मेरे साथ एक और कॉलर, इनकी भी राय लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम जी। और वाकई एक बहुत ही बदलती हुई सूरत हाल है, इकोनॉमी की हाल भी बुरा हो चल रहे हैं, कोई मतलब ऐसे पुरसाने हाल नहीं है। ऐसा लगता है महंगाई अभी देखें, वो कहते हैं जी और बढ़ेगी, आपके जो है ना आपके गैस प्राइस भी बढ़ेंगे और वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, मजबूरी है। कोई सब्सिडी वगैरह का कोई ख्याल ना सोचें कि आपको सब्सिडी में आपको देनी होगी, अवाम को सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो कह दिया उन्होंने साफ उन्होंने कह दिया, आपके वजीर खजाना ने कह दिया साहब कि भाई ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी इकोनॉमी को सहारा देना है, नहीं तो बैंकरप्ट होने डिफॉल्टर हो रहे हैं आप, यानी बैंकरप्ट यानी डिफॉल्टर की टुवर्ड्स डिफॉल्टर हो रहे हैं। अब देखें बहुत सारी चीजें आज देखें, पंजाब में असेंबली में भी वो बजट नहीं पेश करने दिया। अब एक अजीब अनोनी बात है कि वो मेंबर असेंबली भी नहीं है अता तारा, और वो उसको सूबाई वजीर बनाया हुआ और वो बगैर धड़ल्ले से आके बैठे थे। तो वो बिल्कुल यानी जिसे कहते हैं ना आपस से बाहर हो रही है। जो जमहूरियत का बात करते हैं ना, तो वो उसमें कोई ऐसी नजर नहीं आ रही ऐसी चीजें ना कि भाई आके स्ट्रांगली कोई अगर आपने हुकूमत को अपने टेक ओवर किया है तो वो ऐसी चीजें करें जो अवाम के फायदे में हो जी। वो भी ऐसी चीजें नहीं हो रही है ना। देखें कोई बता दे कोई इस चीज है, डेली कोई ना कोई किसी ना किसी का, अभी फिर कहते हैं जी बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी और फिर और आपकी ये भी बिजली महंगी हो गई, यूनिट महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। अब आप बताएं कि आटा जो इतना महंगा हो गया, और आटा भी महंगा होने के पास लोगों को मिल भी नहीं रहा। 3 शक्ल में आटा आया है, अंदाजा लगाएंगे, और डिफरेंट प्राइस। कराची के अंदर भी जाके उसके देखा गया, सर्वे किया गया आटे के पास जाके, तो उन्होंने कहा कि जी ये वाला आटा इतना महंगा है। पहले ही आप देखें 60 रुपए मिल रहा था, और अभी आप देख लें प्राइस क्या हो रहे हैं आटे के। तो 2 महीने में इन लोगों ने, इस हुकूमत ने आके इतनी महंगाई कर दी है, अब कंट्रोल से बाहर हो गई है महंगाई। चले पहले भी महंगाई थी, मानते, कोई इतनी दूध की नहरें नहीं बह रही थी। उस हुकूमत में भी सिर्फ एक यही नारा था कि महंगाई, कि गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकती है, गरीब आवाम को किस तरह रोटी छीन ली, ये छीन ली। तो अब क्या हो रही है इस हुकूमत में? देखें वो मसला ये है ना कि जब आपकी पॉलिसीज ऐसी अच्छी नहीं है, आप किस एजेंडे के तहत आपने हुकूमत में इनकी हुकूमत को गिराया और आप आए, पहले तो सवाल ये पैदा होता है क्या आप आया कि ये इस इकोनॉमी को आप सहारा देने आए या कि इसको बिल्कुल ही डुबोने आए। यस। अब उसका तरीका यही था ना कि भाई आपकी पॉलिसीज आपको क्लोज करनी थी, या फिर सबसे बेहतर ये। अब आप देखें ना मुल्क को कैसे गिरे लिस्ट से निकालेंगे ये लोग, पहले भी यही सवाल होता था जी। देखें ये तो आप एक के बाद जब आप सारे वो ले लेंगे, आप अपने कर्जे लेते जा रहे हैं और उनसे IMF के तमाम वो शराइत आप मानते जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को बिल्कुल गिरवी रखते जा रहे हैं। आप उनके कहने पे हर चीज आप करेंगे तो ठीक है, ये होता है। ये तो देखें हुकूमत अगर आपने चलानी है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे आप अवाम के उसके बारे में कॉम्प्रोमाइज ऐसे नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जी। IMF को फ्री हैंड का मतलब ये हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया हम नहीं जानते, अब हमारी टर्म्स और कंडीशन ये है कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को सहारा देना है तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा भाई। तो वो ऐसे चलने से क्या होगा कि आपके में महंगाई का तूफान बढ़ता जाएगा और नॉन स्टॉप रहेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एडवांटेज कौन लोग ले रहे हैं, वो लोग जिनके पास गंदुम थी और उन्होंने तमाम तरीके से उसको जखीरा अंदोजी करके उन्होंने छुपा ली है। कल ही पकड़े गया है, कोई 1 लाख बोरियों के करीब सिंध के अंदर, कौन सा इलाका था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अब देख रहा था मैं, तो 1 लाख बोरियां जो है उन्होंने छुपा के रखी हुई थी। तो इस तरीके से तो आप देखें ना, या तो आवाम को रिलीफ कौन दे, जिनके पास सामान और जिनके पास ये था जो रोजमर्रा की चीजें हैं, अब उन्होंने एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, उन्होंने महंगाई शुरू कर दी अपनी तरफ से। यानी जो थोड़ी बहुत जो होनी थी वो भी उन्होंने अपनी तरफ से और कर दी। 170 रुपए का लीटर दूध मिल रहा है, अब बताइए अंडे जो है 190 रुपए के।
तो इस तरीके से ये मेरे ख्याल से ये रुकने वाला नहीं है अनलेस कि आपको मतलब एक जिसे कहते हैं पॉलिसी को रिफॉर्म करने की जरूरत वो हुकूमत कह रही है ना कि पेट्रोल महंगा करना और तेल महंगा करना हमारी मजबूरी है। आप अंदाजा लगाएं उनकी मजबूरी है, बल्कि वो लोग को कह रहे हैं कि 2 वीक में आप देखें 2 दफा प्राइस बढ़ाए गए, बल्कि कह रहे हैं कि अभी और प्राइस बढ़ाने के चांसेस हैं। अब आप बताएं, अभी आवाम का बुरी हालत है, अगर फिर मजीद प्राइस बढ़ा देंगे तो आवाम क्या करेगी इस वक्त, ये सवाल पैदा होता है। देखें सबसे बड़ी जब ये मजबूरी अभी देखें मेरे साथ जो एक कॉलर है उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान भी आ जाते हैं तो वो भी मुल्क की मईशत सही नहीं कर सकते जो इस वक्त कंडीशन है। देखें उसकी वजह यही है ना कि आपको बहुत सारी चीजों पे बड़ा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, जिसमें से इम्पोर्टेंट है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपको बहुत सपोर्ट करना पड़ेगी जो कि आपके वर्ल्ड वाइड जाती थी। आपकी टेक्सटाइल मशहूर है, सबको पता है। एग्रीकल्चर में आप काम करें, जैसे एग्रीकल्चर की बात होती है, आप उस वक्त काम शुरू करते हैं जब बिल्कुल ढह पटास हो जाती है, बिल्कुल तख्ता हो जाता है हर चीज का ना, इकोनॉमी का बिल्कुल होता है, फिर ख्याल आता है कि यार अब हम थोड़ा एग्रीकल्चर पे भी काम कर लें। अरे भाई, पर आप ये देखें ना कि ये वाली हुकूमत भी सारी जिम्मेदारी जो है ना इमरान खान के ऊपर डाल रही है। हुकूमती माशी अफरा तफरी का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा रही है। तो पहले इमरान खान आए थे तो इस हुकूमत पे अपोजिशन पे डाल रहे थे, अब ये अपोजिशन वाले हुकूमत में आए तो सारा जो मलबा है ना वो बस इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं कि सब कुछ इन्होंने ही किया है, सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ ये सब। जी इल्जाम तराशी तो आप करते रहे, अब आप बहुत कुछ करते रहते, अगर आप 1.5 साल रुकते तो फिर टोटली जिम्मेदार पीटीआई हो जाती। अब उनकी तरफ से आपने उसकी हुकूमत को गिराया तो जो भी बलवा उनका था, जो भी उनकी जो फॉल्ट थे, सारा कुछ वो इनके सर आ गए कि भाई आपने हुकूमत टेक ओवर किया, अब आप इसको संभालो। ये कहना कि गलत होगा कि जी वो उन्होंने किया था, भाई वो तो कर रहे थे 3.5 साल, 1.5 साल और करने देते तो 100% आप कहते कि भाई ये सब चीज इन्हीं की करी हुई है। अब हम आप आवाम को ये बता रहे हैं कि ये बैंक हमारे रिजर्व ये रह गए हैं, हमारी एक्सपोर्ट ये रह गई है और हमने जीडीपी इतनी बढ़ कर दी है इन्होंने करी है, और अब हम ये इसको टेक ओवर कर रहे हैं। ये सारी गलतियां जो इन्होंने की है ये हम अपने सर नहीं लेंगे, ये वही तरीके से लेंगे जिन्होंने ये बताएंगे कि जी हाँ इनकी गलतियां हैं। अभी तो जिम्मेदारी तो बेकार है ना, अब क्या फायदा, 1.5 साल में आवाम सुन ही नहीं रही है। आवाम के लिए रिलीफ दे भैया, हमें आप लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। लोड शेडिंग कहाँ कंट्रोल हो रही है, नहीं हो रही है। झूठ बोलते हैं अगर 3 घंटे की हो रही है, कहीं नहीं, हर जगह 10 घंटे 12 घंटे 3 अरे लोड शेडिंग से लोग इतने परेशान हैं, आप जगह देखें पूरे 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, आज तक ऐसी नहीं हुई, रिकॉर्ड तोड़। ऊपर से इतनी गर्मी है, बच्चे बेलग रहे हैं, पंखा चल नहीं रहा। और आप देखिए कि ताजिर जो है ना, तिजारत जो है ना, बिजनेसमैन है, वहां पे इतने परेशान है, बेताशा कह रहे हैं कि हम क्या खाएं और क्या अपने घर लेकर जाएं। ये तो मुल्क के हालात हो रहे हैं और मुल्क में आपस में सियासतें चल रही है मुल्क के अंदर। आप देखें कौन कंट्रोल करेगा इस सियासत को आके, कोई भी नहीं। मुल्क किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा, नहीं। सारे लोग आपस में मीडिया में आके पुरानी वीडियो अब आप देख लें, सारे एंकर जो है पुरानी वीडियो चला रहे हैं, पुरानी वीडियो निकाल रहे हैं कि पहले अपोजिशन ने क्या कहा था जब अपोजिशन में थी, अब हुकूमत में आ गई है तो अब इसका बयानिया क्यों चेंज हो गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत चल रही है। आप सोचिए सब अपने इक़्तिदार, अपनी कुर्सी के लिए इस तरह लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हुकूमत में जितने लोग अभी इत्तेहादी आए हैं वो अपने मुफाद के लिए आए हैं, अपने तमाम जो भी मकासद है ना उनके, ऐसे वो मकासद जिनके काम फंसे हुए थे या जिनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, समझ लें कि वो जितने भी उनके पर इल्जामात थे उससे बरी होना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आके सीट संभाली। इमरान खान ने तो साफ तरीके से बोल दिया कि जो लोग इन लोगों को लेकर आए हैं और जो करा रहे हैं, तो समझ लें ऐसा ना हो कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए और मुल्क के हालात इस कदर बदतर हो जाए कि आप सोचिए इसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने तो साफ तरीके से अपनी स्पीच में आके यही आवाम को ललकारा है, आवाम से वो किया है कि अब आपको जागने की जरूरत है, आप लोगों को बताना है कि ये कौन इनको चला रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। देखें एक और चीज भी है ना, देखें जब आपको अपने मुल्क आपने टेक ओवर की है गवर्नमेंट को, आपको बहुत सारी पॉलिसीज आपको बनानी पड़ती हैं, आप रिफॉर्म्स करें सारी चीजों पे। आपने देखा डॉक्टर यास्मीन के ऊपर भी हमला कर दिया, पुलिस वालों ने घसीटा, उनको गाड़ी में से निकाल रहे थे डॉक्टर यास्मीन को। तो उन्होंने कहा कि एक आजाद कौम है, हमेशा हम जद्दोजहद करते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि ये पुलिस वाले डॉक्टर यास्मीन राशिद, यास्मीन राशिद साहब, ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी एक बार देखें, वो भी एक उन्होंने जा रही थी वो और उनको है ना रोका रास्ते में। और इस तरह के आप सोचें कि ये जो कर रहे हैं ये लोग इदारे, समझे, इस तरह के मुल्क के इदारे बदनाम हो रहे हैं ना, अगर किसी के साथ भी कर रहे हैं
तो आपको क्या हक पहुंचता है कि आप गाड़ी रोकें और इतनी बदतमीजी उनके साथ करें? ठीक है, वो जो भी करने जा रही थी, उन्होंने कहा कि कोई लेडीज पुलिस भी नहीं थी, और बाकायदा वीडियो आई है, बाकायदा बनी हुई वीडियो है उनकी जो चल रही थी चैनल के ऊपर। आप देख के अफसोस हो रहा था कि ये मुल्क में हो क्या रहा है। नहीं होना बंद। देखें, जब तक आपको एक सही सिंसियर तरीके से आप अपनी हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, सोचने वाला तो कोई भी सियासतदान नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, किसी का कोई ऐसा वो नहीं होता, कोई इंटेंशन ही नहीं होती। जी तो आप क्या कहेंगे आप? हेलो, मेरे ख्याल से वो आपके कॉलर नहीं है। बहरहाल नहीं, वो मेरे साथ ही है कॉलर, मगर उनकी लाइन ड्रॉप हो गई एकदम। आप बात कर रहे थे मगर साथ ही लाइन ड्रॉप हो जाती है ना, बस ये होता है कि लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ, देखें वो वही वाली बात है कि अगर आपकी हुकूमत में कोई इतना जी हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई थी आपकी। अरे आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, क्या कहेंगे? आपने तफसील सुनी, पूरी नहीं सुनी, इनका तजिया सुना ये जो दे रहे हैं कॉलर मेरे साथ? जी बिल्कुल सुनी है, लेकिन फिर इट गोज बैक टू द सेम थिंग कि हम ये जो अपोजिशन जो ऑपोजिशन थी, वैसे तो ये हुकूमत में थे पिछले 30 साल से जी। इंटेंशंस वो यही थी कि अपने नैब के और बाकी जो केसेस हैं उनको क्लियर, यानी कि आप भी यही कहते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं सारे अपने केसेस माफ कराने के लिए इसलिए आए थे, राइट? सिर्फ आए नहीं थे, इनका एजेंडा बेसिकली यही है कि पाकिस्तान को इवेंचुअली इथियोपिया की तरह ही चलाएंगे। क्योंकि ये इस तरह से मुल्क जो है वो यही इसी लीनियज पे रहेगा कि अब डिफॉल्ट हो रहा है, तब हो रहा है, आवाम चलते रहेगी और बेसिकली इनके आने वाली बारियां जो है वो बच जाएंगी। और कोई ऐसा कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो इनके कोई प्लान होते, इन्होंने आते ही तो फर करके इन्होंने जल्दी से तो अपने वो अमेंडमेंट्स किए पार्लियामेंट में कि नैब को खत्म करना है, या नैब के ऊपर अपने चेयरमैन और पता नहीं क्या क्या चीजें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वगैरह का इन्होंने कर दिया। तो ये रिलीफ देने तो इन द फर्स्ट प्लेस आए ही थे, और अगर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इनसे 2% या 5% ये कुछ करते तो हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत थी। क्योंकि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इन लोगों से जिनके मोरली राइट है ना, वो वैसे ही उनपे इतने पिछले केसेस बने हुए और उन्होंने आपस में एक दूसरे के केसेस बनाए। तो दुख की बात है, लेकिन यही है कि जब तक हम सही विजन पे सही तरह से अपने इंस्टीट्यूशन को वो लिबर्टी नहीं दे देते या बगैर किसी इन्फ्लुएंस के नहीं रखते, तो हम आगे इस तरह बढ़ नहीं सकते। और वो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान एक वाहिद है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, सिर्फ एक मुझे वही लगता है जो थोड़ा बहुत सोच रहा है, और उसकी लड़ाई की थोड़ी बहुत कदर भी करनी चाहिए, और बस दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन मुल्क जहाँ जिस नेच पे पहुंच चुका है, इतने आराम से ये वापस नहीं आएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि ना जो सच्चे सहाफी हैं उनको भी बंद कर रहे हैं पकड़ के, इमरान खान का कहना है। और आप ये देखेंगे इमरान खान की बात को जो है ना, हामिद मीर ने भी कहा कि इमरान खान ने सही कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने एग्री किया। बल्कि हामिद मीर साहब जो है ना, अभी इमरान खान ने कहा कि हामिद मीर से उन्होंने मुलाकात की, इमरान खान से पुराने यानी कि सारे सहाफी जो है इमरान खान से मिलना चाह रहे हैं, उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया फजलुर रहमान के साथी कप्तान के साथ जुड़ गए, तो फजलुर रहमान साहब का भी चेहरा बहुत उतर गया। उन्होंने कहा कि हम एक सच्चाई और एक आजाद आदमी के साथ जुड़ेंगे और मुड़ेंगे। मगर इमरान खान को चाहिए कि अभी भी उन्होंने ये बात हामिद मीर साहब से तस्लीम की कि हाँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और जहांगीर तरीन और अलीम खान जो थे उनकी भी गलतियों को तस्लीम किया। तो मगर अभी भी इमरान खान के साथ उनके अपने इर्द गिर्द उनको देखने की जरूरत है। उनके इर्द गिर्द अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको गलत फैसले करने पे उकसाएंगे, और शायद उनके कहने पे वो गलत फैसले भी कर दें, उनको पता ना चले। क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? बस यही कहेंगे कि इसमें देखें, हामिद मीर का वैसे भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर वैसे ही देखें, सिर्फ पर्सनली नहीं लेकिन उनके जर्नलिज्म की करियर में, वो हमेशा किसी जो लगी मिसाल है कि चढ़ते सूरज को हमेशा मैंने उनको सलाम करते हुए देखा है। उनका तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड उनको पता है। अभी इस वक्त इमरान खान का जो भी मैनिफेस्टो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान अभी इस वक्त उभूर पे ऊपर आ रहे हैं, और उनका तो इस वजह से आमिर मीर ने जाके उनसे हाथ मिला लिया, ये कहना चाह रहे हैं? भाई मैं बिल्कुल इसी तरह का मेरा मायना है। वो इसलिए क्योंकि आप देखें, हाँ वैसे ये बात आपने सही कहा। वैसे ये बात आपकी एक तरह से मुझे सही लग रही है, इसलिए कि हामिद मीर तो जियो के साथ जुड़े हुए हैं, और जियो तो अपोजिशन हुकूमत का ही है। एकदम यू टर्न हामिद मीर ने लिया तो थोड़ा सा सरप्राइज हुए, जबकि मीडिया में बहुत शोर मचा के हामिद मीर ने इमरान खान से मुलाकात की। तो हामिद मीर ने इस पर यह कहा कि इमरान खान ने ख्वाहिश जाहिर की थी मिलने की,
अंदाजा लगाएं कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मिलने की तो नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ख्वाहिश जाहिर की, तो है ना, उस पे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान ने ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कप्तान से मिलने की। हाँ, इन्होंने की होगी डेफिनेटली, वो इमरान खान ऑलरेडी। अब ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये नहीं पता। आई डोंट नो। अब कॉलर लेके सुन रहे हैं, देखेंगे कौन कॉलर आके बताएगा, इस बात की तस्दीक करेगा। जी, आपके जो कॉलर ने ये जो कमेंट्स दिए ना, ये सही दिए, ये उनकी ख्वाहिश नहीं थी होगी। ये कहते ये इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए जर्नलिज्म में, तो ये वही वाली बात नहीं, इन्होंने कॉलर ने बताया ना कि वो हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं और चढ़ते सूरज के ऊपर उठते हैं। वो आपको पता है सालों साल से ये वो वही रह गया जिसके ऊपर चढ़ते सूरज की पूजा कर रहे हैं। और राय कसर जो है वो मीर खलीलुर रहमान जो है इनका जो है उन्हीं का अखबार, उन्हीं का सारा कुछ करता धरता है। तो बेहतर यही होगा, इमरान खान ने अगर रोक टोक बात इनको की होगी तो अच्छा किया होगा और क्लियर बात की होगी, ताकि इसको भी पता चले कि क्या इसको भेजा गया है तरफ से, अपोजिशन की हुकूमत की तरफ से, कि भाई इंटरव्यू ले आप जाके उनके क्या ख्यालात हैं, ये सारी चीजें। अगर उनने इमरान खान ने इनको रोक टोक सही जवाब दिया होगा तो अच्छा किया होगा, क्योंकि यही लेके आगे बढ़ाते और फिर कहते जी इमरान साहब के इंटरव्यू लेने गए थे, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी। मतलब वो ऐसी कोई बात है ही नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि एक सिंपल कोई जर्नलिस्ट है तो अगर वो कोई साबका वजीर आजम बुला के उसको खास तौर पे बुलाए, हजारों लोग बैठे हुए जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान में, जो कि काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ये वो सारी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो इमरान खान खास तौर पे इसी को बुलाएंगे, मैं मेरे तरजीह के हिसाब से ना। लेकिन देखें सारी चीजें जो है ना, अब हमें फोकस जो करना है वो अवाम के रिलीफ पे करना है। इस हुकूमत से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आप करें। मैं तो कहता था डे 1 से ही नहीं करना चाहिए था अवाम को। उसकी वजह यही है, इनका एजेंडा वही था कि किसी तरीके से हम NRO 2 खुद ही ले लें। तमाम केसेस देखें, आपने सही कहा, उनका एजेंडा यही था, तभी उन्होंने शायद मुझे लगता है NRO 2 खुद ले लिया। एक चीज और अभी तक अनहोनी नहीं हो पा रही है। पहले क्या होते थे, ये रिकॉर्ड जलाते थे, आग लग गई बिल्डिंग में, उधर लग गई, ये लग गई, वो लग गई। अब आप देखें, अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि है ना, ये जो अभी जो शहबाज शरीफ शोर मचा रहे हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को तो कोई मुल्क का कोई भी $1 भी ना दे, और ये सिर्फ जो चाइना इनको पैसे देने के लिए तैयार हुआ है, सिर्फ फौज की वजह से तैयार हुआ है। तो देखें फिर इसके अंदर फौज को लेकर आए वो। अब देखें ना, फौज और एस्टेब्लिशमेंट तो नीटो लोग के काम ही नहीं कर रही ना, समझे। जब तक ये लोग इनके साथ हैं तो इमरान खान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या इमरान खान इसी तरह जलसे जुलूस और इसी तरह अवाम को उठाते रहेंगे और बाहर निकालते रहेंगे और होता रहेगा ये काम? देखिए मसला यही है ना, जब फौज इन्वॉल्व हो जाए पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर और सारा। देखा उन्होंने अपनी स्पीच में, आज शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, तो उन्होंने जो स्पीच की उन्होंने यही स्पीच में कहा है ना कि जी शहबाज शरीफ को तो कोई $1 भी ना दे, ये तो फौज है जिसकी वजह से चाइना इनको पैसे देने के तैयार हो गया, कर्जा। ये बात तो है, जाहिर सी बात है। इसकी देखें, मैंने कहा ना कि इसकी बॉडी लैंग्वेज से ही आप अंदाजा लगा लें, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो इतना परेशान और इतना उलझनों में, जैसे ना जस्ट बिकॉज ऑफ के ये कोलिजन गवर्नमेंट बनी हुई है। कोलिजन गवर्नमेंट में आप कुछ भी नहीं फैसले अपने तौर पे नहीं कर सकते, आप सबके हाँ में हाँ मिलाते हुए ही आपका वो डिसीजन बनेगा। तो इससे यही है। अब मौलाना शिराजी जो है, इनके मौलाना फजल रहमान के इत्तेहादी अब उधर चले गए, वो इसी वजह से गए ना कि मौलाना की कोई इतनी वो है ही नहीं, कोई ऐसी जैसे कहते हैं कि पॉलिटिकल, हाँ बस सही है कि अगर बाप थे तो भाई ये है, लेकिन ये सिर्फ उकसाने के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं। ये कि सिर्फ उसको चढ़ा दिया, उसको उतार दिया, उसको हवा दे दिया, आज PDM बना लो, आज ये बना लो, क्या कर रहा है अभी आप देख रही हैं। आप कई दिनों से, मैं समझता हूँ महीना 1.5 महीना तो मैं जस्ट कंसिडर करता हूँ कि अभी तक वो कोई ऐसी चीज पे नजर ही नहीं आ रहे टीवी के ऊपर। अब पहले हर वक्त नजर आ रहे होते, हर 1 घंटे के बाद। आज PDM का इजलास हो रहा है, आज पीपल्स पार्टी को करा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इनके बस की नहीं है। मौलाना को तो दूर ही रखें, मैं तो कहता हूँ सियासत से, ये फजल रहमान को, जिसने अपनी गवर्नमेंट का सत्यानाश करना है ना, बस इसको शामिल कर लें, वो बस वो पट्टा बैठ जाएगा उसका। कह रहे हैं, कहा इमरान खान ने कहा ये जो हुकूमत लाई गई है ये अवाम की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई है। तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में, क्या अवाम की बेहतरी के लिए ये हुकूमत आई है? जबकि नारा लगा के तो यही आई थी कि ये हुकूमत जाएगी। हमें पता है कि सियासत कैसे होती है, हमें मालूम है कि सियासत कैसे होती है, इनको कुछ नहीं पता कि सियासत किस तरह करनी है, इनको तो मुल्क चलाना ही नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि मुल्क कैसे चलाएंगे। तो अब जब आ गए तो अब क्यों नहीं मुल्क चल रहा?
वजीर खजाना आवाम को कहता है कि मैं घर से तो नहीं लाऊंगा ना, मैं अभी पेट्रोल में खर्चे हो रहे हैं ना पैसे, मैं घर तो नहीं ले जा रहा। अब ये कुछ आवाम सुनेगी? और ना कभी किसी ने आवाम या किसी वजीर खजाने ने ऐसा बोला है। आप ये कह सकते थे भाई वर्ल्ड वाइड जो है गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम उसको संभाल सकें। ये कहना कि जी वो मैं अपने घर तो नहीं लेके जा रहा हूँ, पैसे पेट्रोल में खर्चा, किसी ने सवाल कर लिया होगा तो वो भड़क उठे एकदम। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल में नहीं है, बस ये ऐसे ही चल रही है बस। तो ये जो इमरान खान बार बार शोर मचा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे, तो मगर इलेक्शन कमीशन तो मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि धांधली की तैयारियां की जा रही हैं, तो धांधली कभी नहीं होगी। तो क्या इलेक्शन, वो कह रहे हैं कि सबसे इसका हाल यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। तो अभी जो मेरे कॉलर ने सबसे पहले ये बात की कि देखें खान साहब भी आ जाते हैं तो मुल्क इतनी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता जो हालात है, तो फिर ये इलेक्शन का क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है? तो इसके लिए ये नहीं हो सकता कि सब लोग मिलके एक साथ बैठे और इसका हल निकालने की कोशिश करें? तो ये क्या इलेक्शन का क्या नारा लगा रहा है? आप लोगों से सवाल है मेरा, बताएं दोनों। नहीं सवाल लेके ये क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि भाई देखिए मैंडेट लेके आ जाएं ताकि वो और अपनी टीम के साथ एग्रेसिवली पॉलिसीज को बनाएं और उसमें कोशिश करें किन किन एरिया में काम करना है। अब देखें ये मांगे तांगे की हुकूमतों में नहीं वो टीम वर्क बनेगा ही नहीं है, आप जितना जोर लगा लें, क्योंकि किसी के दिमाग कुछ मिल रहे हैं, किसी पार्टी से किसी के क्या मफादात हैं, वो आप उसको कहाँ से ट्रैक करेंगे? एक पार्टी एक मैंडेट लेके आ जाती है तो उसका काम होगा अपनी टीम को, वजीर आजम की वो टीम को चलाना, जो उसको वजारत दी है उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी वो ही होगा। हर चीज की चेक एंड बैलेंस भी उनका होना चाहिए। अभी कर लें किसी का इत्तेहादियों का कर लें, इत्तेहाद तोड़ देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई हमने इसलिए इत्तेहाद नहीं किया कि आप हमें वजारतें ना दें या मेरे बेटे को वजारतें ना दें। ये वो हुकूमत है भाई, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि मांगे ताकि हुकूमतों में वो टीम वर्क नहीं होगा, वो आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए बस कहा जा रहा है या तो फ्रेश मैंडेट आए, खर्चा तो समझो अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं खाली इसी इलेक्शनों में कि पूरे तमाम खर्चे गवर्नमेंट के सर पड़ जाते हैं। ये लोग तो क्या है अपनी जमानतें जब्त हो या ना हो, वो तो पैसा चोरी का ही है ना, वही लगा देते हैं दांव पे। ये सारी चीजें भाई बड़े मतलब उलझी हुई हैं सारी चीजें, मामला बड़े गलत डायरेक्शन में इस टाइम जा रहे हैं ना कि अवाम बिल्कुल परेशान बदल हो गए। सुबह से अच्छा कोई कारोबार नहीं चल रहा लोगों का, आप 8:30 बजे दुकानें बंद कर दें तो उस पे तो वो राजी हुए नहीं शायद। तो 8:30 बजे तो दुकानें बंद नहीं कर सकते ना, कि शाम में ही लोग निकल के घरों से जाते हैं, और आपको पता है इतना शदीद वहाँ गर्मी है, लाइट है नहीं, तो लोग कहाँ से अपने बिजनेस को लेके चलेंगे? तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, कराची से भी इनकार हो गया, सबने आवाज उठाई कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो लोड शेडिंग का आलम देख लें आप, 12-12 घंटे बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। अब आप अंदाजा लगा लें। नहीं तो उन्होंने तो ये कह दिया ना, जो सुबह से लेके इतना बंद ना करें बिजली, हम खोलेंगे दुकानें, वो तो उसी दौरान ही 36 दफा उनकी लाइट चली जाएगी। 8:30 बजे आप दुकानें तो बंद कराते हैं, लेकिन अगर उन्होंने 8-8:30 बजे सुबह खोली, उसी दौरान वो कह रहे हैं कोई लोड शेडिंग नहीं करें, हम 8:30 तक हम खोलेंगे दुकानें, हम बंद कर देंगे 8:30 में। तो वो खामोश हो गई गवर्नमेंट, छुट्टी हो गई। तो ये सारी चीजें जो है ना भाई इस हुकूमत के लिए बहुत, अवाम के लिए तो बेचारे के तो चैलेंज तो है ना, वो तो फेस कर रहे हैं, आज कई दिहाइयों से कर रहे हैं। तो ये बताएं कि इलेक्शन की तरफ जाएगी गवर्नमेंट? नहीं जाएगी, ये जाएगी नहीं जाएगी? अच्छा देख, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अगर चली गई, ठीक है, अब जब चली गई है गवर्नमेंट गई, अभी तो इस वक्त जो अब मगर आप किससे चले, गवर्नमेंट तो अभी जाने का तो खैर कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। मगर मेरे कॉलर आके बड़ा बोल रहे थे कि सिर्फ 3 वीक का इंतजार करें, इलेक्शन की तरफ जरूर जाइए, इलेक्शन का लॉन्च कर देंगे, ऐलान कर देंगे, पर अभी तक कुछ नहीं लगता कि ऐलान करेंगे नहीं करेंगे। नहीं वो तो अभी रास्ते वो तो अपनी सीटों की जो सीटें साफ कर रहे हैं, किसको किस पे बिठाना है, किसको किस पे बिठाना है और कौन किससे लिंक होगा। जी आप क्या कहेंगे, आप भी बोल लें साथ ही साथ जी। मैं वेट कर रहा होता हूँ। अरे आप वेट ना करें, आप बीच में बोल सकते हैं, अगर आपको कोई सा आंसर लेना है तो आप बोल सकते हैं, ये नहीं कि आप वेट करते रहें, वेट ना करें, ये तकरार है, तकरार में आप बातें कर सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं जी, बोलें। बहुत अच्छा ओपिनियन थे, मैं सुन रहा था, उससे मुस्तफीद हो रहा था जी। बाकी यही है कि
जो ये हुकूमत, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ये प्रैंक भी हो गया इनके साथ, क्योंकि इनको लग रहा था क्योंकि अमेरिका की बैकिंग और यूरोपियन बैकिंग के थ्रू इनको IMF से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, पेट्रोल का इतना सारा कोई मसला नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत जो इंग्लिश में कहते हैं कट सम स्लैक कर देंगे इनके साथ और इनको पेट्रोल इस तरह बढ़ाना नहीं होगा। लेकिन इवेंचुअली अमेरिका अब जो भी इनके पीछे था, उन्होंने इवेंचुअली अपनी जो भी पोजीशन थी उसको स्ट्रांग रखने के लिए, ताकि वो ये ना जाहिर करें कि पाकिस्तान में उन्होंने कोई इस तरह का रिजीम चेंज किया, उनको और उनकी वही टर्म्स रखी और इवेंचुअली ये फंस गया बेसिकली जी, और खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था। और जैसे अभी ये बोल रहे थे कि शहबाज शरीफ को तो कोई डॉलर भी ना दे, तो वो उनको देते नहीं है, वो खुद ही ले लेते हैं, जरूरत नहीं। ये इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा है कि शहबाज शरीफ को तो कोई $1 भी ना दे, मगर है ना फौज को देखते हुए चाइना ने इनको कर्जा दिया है। तो आप अंदाजा लगाएं, इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि मगर चले $1 भी ना दे, मगर इमरान खान अगर खुद आते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी इनकी मुलाकात हो रही है, वो मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ जो है ना इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि किसी सूरत भी धांधली नहीं होने देंगे, ये धांधली की तैयारियां कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन, जिस तरह हमेशा ये जीतते चले आए हैं, इसी तरह इस दफा भी चाह रहे हैं कि हम धांधली करके इलेक्शन जीत जाएं और दोबारा से इक़्तिदार संभाल लें। तो क्या लगता है आपको, अगर इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं, जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, क्या वो उनसे कुछ बातें इस तरह गलत फैसले करा रहे हैं, या इमरान खान खुद अपने माइंड से कर रहे हैं? लोग यही कह रहे हैं, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं। हामिद मीर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमसे काफी गलतियां हुई हैं। देखिए, वो चीजें गलतियां तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही अलीम खान और जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक सही अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई ठीक है, वो नेगेटिविटी फैला रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो इस तरीके से चले खान साहब और ये और वो, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से बुराई नहीं है। और उन्होंने सफाई जब की है, तो वो सफाई के तरीके से अब वो नए चेहरों को फिर दोबारा से उन टिकट देंगे जो कि बेहतर होंगे पार्टी के लिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कहते कि जी हमारी पूरी पार्टी करप्ट है, तो वो तो समझ में आती, ये दोनों तो वैसे ही करप्ट थे, लेकिन ये थे कि मगर आपको पता है कि ना, जब इमरान खान तशरीफ लाए थे तो जहांगीर तरीन साहब ने अपना प्लेन यूज करके बहुत सारे वोट दिलाए थे और बहुत पैसा खर्च किया था इलेक्शन के लिए। आपको मालूम है कि पैसा कितना चाहिए होता है, बगैर पैसों के इलेक्शन नहीं जीते जाते। तो अगर इमरान खान के साथ इस तरह की बड़ी बड़ी पार्टियां निकल जाएंगी, तो फिर बताएं ना किस तरह इलेक्शन जीतेंगे, या आएंगे किस तरह। इक़्तिदार में जो लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे कि जी अगर आ गए इस वक्त जो कंडीशन है, तो ये तो इनको तो सारी आवाम ही इनको चुनेगी और आवाम लेकर आएगी, तो आपको लगता है अब इमरान खान के पास तो बिरयानी खिलाने का पैसा नहीं है, लोगों को प्लेट पे बिरयानी खिलाएं और जुलसा जुलूस करें, वो तो अभी नहीं कर सकते इतना पैसा। जो जिस तरह मुस्लिम नून लीग के पास पैसा है, पीपल्स पार्टी के पास पैसा है, इनके पास कोई पैसा है? ये बताएं, सवाल ये पैदा होता है। देखिए, ये पैसा बिरयानी के नहीं होगा, आवाम को खुद ही समझ लेना चाहिए कि भाई ये सारे पैसे। तो आपको लग रहा है कि जब आवाम इतनी भूख से मर रही है, पहले भी यही बात होती थी? देखिए, वो तो कुछ ना कुछ अब आप देखें ना, पहले भी हम यही बात करते थे अपने शो के अंदर, जब वो नून लीग शोर मचाती थी और जलसे करती थी। नून लीग ने जो जलसे किए वो बड़े कामयाब जलसे दिए हैं, अपने कितना क्राउड मरियम नवाज साहिबा ने भरा, तो लोग आके यही कहते थे कि भाई ये तो बिरयानी की प्लेट की वजह से इतना क्राउड आ गया, इन्होंने इसलिए जलसे कामयाब किए कि है ना, बेचारा भूख से मर रहा है, तो 2 बिरयानी की प्लेटें खाएगा तो आके पहुंच जाएगा। एक इंसान को उन्होंने खरीदा 2 बिरयानी की प्लेटों में। तो अब इमरान खान के पास तो ये सब चीज देने के लिए नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है, तो अभी भी तो नून लीग के पास पैसा, तो पैसा लगाएगी, आवाम को खरीद सकती है। देखिए, खाकान अब्बासी तो साफ वाज़ेह तौर पे कहता है कि धांधली तो करते हैं हम, धांधली खुद कह रहे हैं वो। तो ये इमरान खान भी तो कह रहे हैं कि धांधली की तैयारियां पूरी जोरों शोर से हो रही है, मैं ये काम नहीं होने दूंगा आवाम से, ये उन्होंने किया है। तो आपको लगता है कि इनकी बात को कोई तस्लीम करेगा? ये काम इनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, अभी भी इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो यकीनन अपनी दूसरी पार्टी से हैं और दूसरी पार्टियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इमरान खान के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑनर्स तरीके से इमरान खान के साथ काम करेंगे ये लोग? सवाल सिर्फ ये पैदा होता है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ड्रॉप होगी जी जी जी। देखिए, किसी न किसी फैसले पे तो आपको रुकना पड़ेगा ना भाई। या तो इलेक्शन पे जाते हैं, तो इलेक्शन में जो भी जीत के आता है, तो जीतने आने से पहले जो इस वक्त हुकूमत में उनका तो हमेशा का यही एजेंडा रहा है
कि धांधली से आ जाओ, मारो ताड़ो, और जहां कहीं भी धांधली हो सकती है उसको मैक्सिमम करो। इसीलिए अवाम ने मेरे ख्याल से लास्ट उसमें पीटीआई को चुना था कि भाई ये तो सब कुछ हम आजमा चुके हैं, और फिर हम दोबारा से आजमाएं तो ये भी कौम की और वोटर्स की बदकिस्मती है ना। आप उस वक्त अपना ध्यान इस्तेमाल कर लें और फिर चलने की तैयारी करें। अब आप फिर वही देखिए तरीके से अगर पीछे अपना नून आ जाती है तो नून को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो अवाम के लिए तो कुछ इरादा उनका है भी नहीं ना करने के लिए। खाली पहले दिन से आप मेट्रो की उसमें जाके बैठ गए अवाम को दिखाने के लिए मैं 8 बजे उठता हूँ, तो उसने कहा मेरा तो माली भी 8-7 बजे उठता है। तो वो सारी बातों में नहीं होता है। आप इस वक्त आपको एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन करें ताकि इससे कुछ फायदा अवाम को फायदा नहीं हो रहा है तो बेकार है। तो ये सारी चीजें बनावटी हैं, समझे, कि आज इसके पैसे बढ़ा दिए उसके बढ़ा दिए। ये तो कोई भी आके पेपर रिलीज कर दे कि जी आज इसकी पैसे बढ़ गए। मार्केटों में बुरा हाल हो रहा है लोगों का, कोई ध्यान नहीं है। जरदारी की पार्टी इत्तेहादी है ना, बोले ना आके, वो खुद नहीं बोलती। उसको पता है कि मुझे जरूरत ही क्या है, इनको गंदा होने दो जितना होते हैं, मुझे तो जो सीटें मिलनी है वो तो मिलनी है मुझे। वो तो पंजाब में तो मुश्किल है उसका, वो तो साफ उसको पता ही है। वो तो खाली सुबह असेंबली में घुसना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन 20 सीटों पे होंगे उसमें हमारे भी टिकट मिल जाए उनको। अभी तो बंदर पार्टी हो रही है ना, अभी तो हुकूमत चलाने में कोई सीरियस भी नहीं लग रहा। मुझे तो नहीं लग रहा कि हुकूमत है। क्या कहेंगे आप? कहा क्या कहेंगे आप? यही है कि देखें आप, ये मुझे ये जो शफाफ इलेक्शन या बगैर धांधली के इलेक्शन मुझे एक फैंटेसी सी स्टोरी लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, खासतौर पे क्योंकि अभी देखें अभी तो ये लोग हैं हुकूमत में, और अभी इंटरिम गवर्नमेंट जो भी आएगी वो भी इन्हीं की, जो भी जिस तरह कहते हैं ना, जो पंचर लगाएंगे ये उसी की इन्हीं के लोग आके उसमें बैठ जाएंगे। और जब तक बेसिकली हमारे जो भी रिस्पेक्टेड न्यूट्रल्स हैं जब तक वो यानी कि आपको भी यही लगता है कि है ना नई फेयर हुकूमत नहीं होंगे, इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। आप देखें ना ओवरसीज के लिए तो है ना इन्होंने बोर्डिंग के लिए बंद कर दिया कि अब लोग कहते हैं कि हम यहाँ से जरूर जाएंगे वोट देने के लिए। कहाँ इतने लोग कहाँ पहुंच सकेंगे? आप अंदाजा लगाएं जितनी आवाम को यहाँ से इनको मिल सकता था। पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग यहाँ के ओवरसीज वाले, पर आप देखें उन्होंने सब कुछ खत्म कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन लेकर आ रहे थे उसको भी इन्होंने बैन कर दिया, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप बताएं कि किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या प्लानिंग, क्या पॉलिसियां चल रही हैं मुल्क के अंदर। तो इन पॉलिसियों और इन प्लानिंग के तहत किस तरह इमरान खान जीत पाएंगे, सवाल ये है। बस यही है कि देखिए इलेक्शंस तो वो अगेन सेम बात हुई है कि वो तो शफाफ तरीके से नहीं होने लगे। अब इमरान खान जिस तरह जीतेंगे ये एक मौजज़ा ही हो सकता है। अब दुआएं भी हमारी यही है कि वो जीत जाए, लेकिन इस सेटअप के साथ जहाँ पे ये सारे स्पेशली एक हो गए हैं, चाहे इनके जो भी आपस में जैसे भी ताल्लुकात हो, ये सब बैठे तो एक है और इनको पता है कि इमरान खान के होते हुए अगर वो हुकूमत में आ गया और मेजोरिटी से आ गया तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इनके लिए। तो ये वो चीज ऑब्वियसली होने नहीं देंगे। अपनी इनकी रिसोर्सेज और इनकी बैकिंग विद इन पाकिस्तान और तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान की क्या जिंदगी रहेगी? उनको ये भी सुनने में बार बार आ रहा है कि बस इमरान खान की जिंदगी के लिए दुआ करा जाए। किसी वक्त भी ये तो बड़े बड़े लोगों को इसी तरह मरवा देते हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान जिंदा रहेंगे, इलेक्शन करवा सकेंगे, मुल्क में होगी बेहतरी आएगी? तो आपको ये नजर आ रहा है जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर? कर सकते हैं ना कि रहें, और हम तो चाहते हैं इमरान खान बिल्कुल रहें जो भी है। अभी आप देखें ना कि आमिर लियाकत की बात करो तो उसका भी अभी पोटागंडा बन गया कि भाई उनको तो मारा गया है, वो मरे नहीं, अपनी मौत नहीं मरे। आपको देखें यकीन, ये अब आप ये देखें कि आप अंदाजा लगा लें कि वो उसकी वीडियो भी निकाल के सब जगह वायरल की जा रही है, छोटी छोटी वीडियो निकल रही है। तो खुदा ना करे कि इमरान खान के बारे में भी लोगों की यही पेशेंगोइयां हो रही हैं कि ऐसा इनके साथ भी ना हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप देख लें जो सारे इन्होंने जो अरब स्प्रिंग में जो किया है, लोगों को अपने ही लोगों से मरवाया है, तो ये कोई चीज आम बात नहीं है। और इमरान खान तो आपको लग रहा है कि आमिर लियाकत को जो ना मरवाया गया है, जो लोग कह रहे हैं इस वक्त, जो मैं डिफरेंट एनालिसिस सुन रहा हूँ, अब चीजें थोड़ी सी ज्यादा कनेक्ट हो गई हैं, क्योंकि अब
मेरे ख्याल से शुरू में बात ये हुई थी कि वो सोफे पे पाए गए थे कि वो उस वक्त उनकी आ रही थी, लेकिन फिर तस्वीर उनकी बेड की है, वो बेड पे लेटे हुए हैं। फिर जो एक्सरे आया, आई थिंक मैंने एक जगह पोस्ट पे देखा था शुरू में, पहले तो लेजिटिमेट लग रहा था, लेकिन किसी ने मुझे कराची से मेरे दोस्त ने बताया कि उस पे जो टैब है ऊपर वो किसी और पेशेंट का है, तो वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। और फिर पोस्टमार्टम नहीं करवाना, फैमिली की अपनी जो फीलिंग्स थी आमिर लियाकत के बारे में, वो बल्कि आई शुड से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बारे में, वो बिल्कुल ठीक थी कि लोगों ने उनको तंग इतना किया। लेकिन अब समीना मुझे अफसोस इस बात का है कि वैसे भी अगर फर्ज करें किसी ने कत्ल भी किया तो कौन से फैसले यहाँ होते हैं। अभी वहीं कराची में मैं थोड़ा सा कराची को थोड़ा बेहतर, मैं वहीं से हूँ तो मुझे वहाँ की न्यूज तो ज्यादा पता होती है। नो ऑफेंस टू एवरीवन एल्स, हमारे यहाँ मुल्क में आप देखें वो बच्ची का केस फंसा हुआ है, पुलिस किस तरह लेके जा रही है। आमिर लियाकत का अगर नहीं आप उसका कह रहे हैं दुआ, अब उसका क्या कहते हैं, किस बच्ची की बात कर रहे हैं आप? दुआ ज़हरा की बात कर रहे हैं? नहीं दुआ ज़हरा की आप यकीन करें, बिलीव करें कि लोग मुझे भी कह रहे थे कि काम करें, ये इस पे आप शो करें। मैं 2-3 शो भी किए, मेरे एक कॉलर ने भी कहा था कि प्लीज आप दुआ ज़हरा पर करें, हम आके जरूर इस पे बात करेंगे, इसलिए कि आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और ये आवाज जाएगी। आप बिलीव करें कि मेरा पूरा प्रोग्राम था कि मैं मंडे को दुआ ज़हरा के इशू को जरूर उठाऊंगी और मैंने कह भी दिया था। तो आप यकीन करें मीडिया की तरफ से ही मेरे पास इतनी वीडियो आई कि मैं ये सोच रही थी कि इसको देख के है ना अपने चैनल पे चला दूं। अब वो आई है कहीं और से बना के आई है, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कॉपीराइट करके तो इसको बंद कर दे, लोग ना फौरन मार दें कॉपीराइट के, ये हमारा राइट था, हमने किया। तो आप यकीन करें एंकर गई है, दुआ ज़हरा से बाकायदा बात की और वो लड़का जिस लड़के के साथ ये बोल रहा है उसके साथ पूरी बातचीत हुई है, पूरी वीडियो बनी हुई है। वो लड़की दुआ ज़हरा बैठी हुई है और वो भी बैठा हुआ लड़का भी। तो उसने, लड़की ने खुद, दुआ ज़हरा ने बयान दिया है कि है ना कहते ना मैंने खुद अपनी मर्जी से शादी की है और मेरा निकाह हुआ है। और निकाह के बाद उन्होंने ये भी बताया दुआ ज़हरा ने, मैं शायद वीडियो चला दूं ब्रेक के बाद, देखती हूँ अगर कुछ हो सकता है तो उसको आप लोग को जरूर दिखाना चाहिए मुझे कि देखिए हमारे पाकिस्तान का। मैं आपको ब्रीफिंग थोड़ी दे देता हूँ उसकी। मैंने बेसिकली जो समराइज दुआ ने जो बताया है उसमें ये बताया कि टाइम है मेरे पास थोड़ा। हाँ दे जरूर दे, इस पे जरूर बात करनी थी। अच्छा वो आपने टॉपिक ही निकाल लिया, मैंने दिया नहीं था टॉपिक, इसलिए कि मैं खुद कंफ्यूज थी कि मैंने खुद इसके ऊपर 2 शो किए। मुझे खुद इतना अफसोस हो रहा था कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। एक छोटी सी बच्ची के साथ ये जब मेरे पास वीडियो बनकर आई और एक ने उसका एक एंकर ने इंटरव्यू लिया, वो भी वो किसी चैनल की एंकर नहीं थी, ऐसी ही थी फेसबुक की जो लड़कियां होती हैं या यूट्यूब का चैनल है अपना, उसने जाके उसको रीच आउट किया। उसने कहा मैं हमेशा ऐसी शो लेकर आती हूँ और मैंने बड़ा काम किया इसके ऊपर और मैं इस चीज को, वीडियो को लेकर आना चाह रही हूँ। तो उस लड़की को दुआ ज़हरा का इंटरव्यू और लड़के का इंटरव्यू, और लड़के ने अपना बिजनेस भी बताया कि मैं ये काम करता हूँ। पहले पता चला था कि कहीं माली था वो। अब आप बता दें आपके पास क्या है इसकी खबर, मुझे भी बता दें। उसका यही, उसने जो इन शॉर्ट बताया था, दुआ ने यही कहा था कि मैं कराची से जो हूँ वो रिक्शा लेके अपने पता नहीं कहाँ यूनिवर्सिटी के पास से रिक्शा लेके ये चले गई टैक्सी में। फिर इन्होंने एक टैक्सी की जो कि टैक्सी इनको कराची से लाहौर लेके गई और फिर टैक्सी वाला भी मान गया। और फिर जैसे ये लाहौर पहुंची रात को सहरी, यानी कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से निकली घर से, उन्होंने खुद ही दुआ ये देखे ना, ये दुआ कह रही है, जरूरी नहीं है कि दुआ की बात, राइट। तो उसने कहा कि फिर उसके बाद वो टैक्सी वाला, ठीक है कराची से, वैसे तो मैं खुद कराची से हूँ, मुझे पता है कि वो अगर उनको कह दूं कि भाई डिफेंस जाना है या ज्यादा दूर जाना है, कोई शारे फैसल जाना है, तो वो जाते नहीं थे। इसको वो लाहौर भी ले गया और लाहौर जाके उसने कोई 22,000 रुपीज का फेयर आया, जो कि जैसे ये दुआ पहुंची तो लड़का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लड़के को पता नहीं, वो लड़का क्या है, बच्चा है, वो बच्चा छोटा सा लग रहा है। और उस छोटे से बच्चे ने फिर उसके पास बिल्कुल 22,000 जेब में रखे हुए थे, वो खुश हो गया, उसने उसको पैसे दे, लाइक नॉनसेंस। देखें हमारे इदारे का ये बात है ना कि कोई देख नहीं रहा, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ये तो देखें केस है, ऐसे कितने सारे केस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। आप ये बताएं था ये केस इतना हाईलाइट क्यों हुआ? ये केस इतना हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि आई थिंक आई शुड, मैं शुरू में मेरी जो स्टैंडिंग थी इस केस को लेके, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। मैंने कहा अगर इस तरह का कोई केस हुआ है तो आपने कितने सारे हमारे मुल्क के इदारों के आप सर्चेस करवा रहे हैं पुलिस से, ये सारी रिसोर्सेज कहीं बेहतर यूज हो सकती है जहाँ पे कोई लेजिटिमेट केस भी हो। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ, जो जितने वो बेचारे फादर वोकल हैं इस केस के बारे में, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी को कि वो ड्राइव करें। ये सब उन लोगों के लिए मैसेज है जो हमारे मुल्क में समझते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जो फादर्स होते हैं वो उस तरह से बच्चों के बारे में केयर नहीं करते। इज स्टिल फाइटिंग कि वो बच्ची ठीक है बेशक हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उसकी जो भी एज है वो किसी सेफ जगह रहे। वो उसने बकायदा उसने, और ये देखें अगेन द क्रेडिट गोज टू द सोशल मीडिया,
या कि वो इसी बात से मैं कनेक्ट करूंगा कि हामिद भी चाहे कितना भी चैनल में आके कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो इनका अपना वो तो सारा ट्रांसपेरेंट थोड़ी होता है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट उनको खुद भी पता है सोशल मीडिया की प्रेजेंस क्या है, उसकी पावर क्या है, तो उसको देखे यू हैव टू चेंज, एंड इफ यू वुडंट चेंज राइट नाउ, आगे 2-3 साल में यू विल बी डन। और ऐसा हुआ है। तो ये केस आई थिंक इट गोज बैक टू के सोशल मीडिया का सपोर्ट पे लोग जितना वोकल हो रहे हैं इसके बारे में, और वो फादर जो परसिस्टेंटली इस केस को फॉलो अप कर रहे हैं, हर कानूनी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, बट देखे ना इस तरह से सुनवाई पर कानूनी तरीके से जो मेरे पास वीडियो आई है, अगर मैं वीडियो वो चला दूं तो आपको लगेगा कि दुआ ज़रा तो अपने आराम से उसके घर में रह रही है, वो तो वहीं आजाद हो गई, उसको सिंध गवर्नमेंट ने रिहा कर दिया, वो अपने उसी बच्चे जो आप कह रहे हैं छोटा सा बच्चा, उसको क्या कहेंगे बड़ा, तो उसके साथ बैठी भी इंटरव्यू दे रही है कि जी मैं तो इसके साथ बहुत खुश हूँ, और मेरे वालिद साहब तो शादी कहीं और करना चाहते थे और मैंने इनके साथ मैं निकल कर आई और इस तरह भागी, अपना पूरा प्लान किया, और है ना मैं वहां शादी नहीं करना चाहती थी। वो बच्ची है, उसको तो कुछ भी बोल दो, उसको बोल के, और उसको पता नहीं क्या ही धमकियां दी होंगी, आप बेहतर थोड़ा बहुत जान सकते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि वो मुझे तो यानी कि आपको लग रहा है ये सब कुछ झूठ है, इससे कहलाया जा रहा है। आप उसको न्यूट्रली आने दे, पेरेंट्स के सामने मिलने दे, एक लाइव सामने बात कर लें, बात खत्म। लेकिन कोर्ट में भी इन लोगों ने ठीक से मिलने नहीं दिया। आई थिंक उनके फादर ने यही कहा था कि दुआ जो थी वो रेडी थी जज के सामने स्टेटमेंट देने को, लेकिन कोई एक इंडिविजुअल था वहां पे, अंकल टाइप कोई थे जो कह रहे थे वो तो अभी जो कहलवाया गया तो वो ये कहलवाया गया, वो तो मैंने इसी पे प्रोग्राम किया था, जो अंकल टाइप के थे वो लेके जा रहे थे, तो उसकी माँ ने कहा कि भाई तुम ना महरम हो, क्यों टच कर रहे हो मेरी बेटी को, तो उसने कहा मैं इसका बाप हूँ, राइट। मगर अभी जो उस लड़की से पूछा गया कि तुमने ना तुम्हारे वालिद साहब क्या कहते, उसने कहा मेरे वालिद साहब कहते जज के सामने तुम झूठ बोलना कि इन लोगों ने मुझे अगवा किया था, ये कह रहे थे, कह रही थी बच्ची जो इंटरव्यू ले गए इसका दोबारा से। एग्जैक्टली, लेकिन इट कम्स बैक टू ना कि देखें ऐसे ये भी एक, हालांकि देखिए ये केस हाईलाइट हुआ है, अब यही तो समझ में नहीं आ रहा ये केस, आखिर ऐसी बच्चियों के तो वहां पे कितने केसेस हो रहे हैं, कितने लोग हो रहे हैं जिनको दबा दिया जाता है, जिनको सामने भी नहीं लेकर आते, मीडिया पे भी नहीं लगाते, आखिर ये केस क्यों इतना मीडिया पे आया, और सारा मीडिया तो उसको कवर नहीं कर रहा। अब तो देखे किसी मीडिया पे भी नहीं चल रहा, शुरू में सिर्फ एक मीडिया पे चला था, सिर्फ 2 प्रोग्रामों में ये हाईलाइट हुआ, उसके बाद किसी मीडिया पे भी इसका कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आप कह सकते हैं कि इस पे बात हो रही होगी, अदरवाइज कहीं नहीं हो रही है। मैं करूँ समय देखिए रेटिंग भी तो होता है ना ये सही। देखिए मैं करूँ बात, थोड़ा सा मैं टाइम दूं। जी 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 बोले। देखें बच्ची कराची से, वो कह रहे हैं लाहौर गई बच्ची कराची से, ठीक है, सोचने टैक्सी के अंदर नहीं, अब दिमाग एक आदमी, इंसानी दिमाग, देखें बच्ची है, चले लेट्स सी हम कह देते हैं 13 से 14 साल, अच्छा लेके निकल गई, फिर वहां से टैक्सी लेके, कौन सा टैक्सी है वहां चल रही है, ऐसी है कि वो है कि वो फौरन आपको लेके लाहौर ले जाएगा और 22,000 रुपए बिल बन गया और वो दे देगा। एक तो होगी बात, इसमें थोड़ी सी सच्चाई नहीं। नंबर 1, माँ बाप की शादी का निकाहनामा है, ये कोर्ट को देखना चाहिए, बच्ची की बॉन्ड जो बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं, अगर है तो बेफॉर्म होगा, बेफॉर्म से प्रूफ होता है इसका पासपोर्ट बना है, अगर बना है तो कहाँ था, कहने जियारत के लिए गए थे, इराक गए थे, ये सारी चीजें। अरे भाई पहले आप FIR कराची में कटी, सिंध के अंदर है, सारा केस यहीं चलना चाहिए। आपका प्रोसिक्यूटर ही डम है, उसको पता ही नहीं हो रहा वो जज को क्या प्रेजेंटेशन दे रहा है, और उसको प्रेजेंट कर रहा है, भाई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ बता रहे हैं उसके माँ बाप, वो कह रहे हैं कि ये चीजें हैं, तो आपका काम क्या है, आप वेरीफाई कहाँ से करें, आप नादरा से करें, आप कहाँ से वेरीफाई करेंगे, उसको पासपोर्ट बना है तो वहां उसकी वेरिफिकेशन है, इसका निकाहनामा जिस है इनके माँ बाप का होगा, उसमें सारी चीजें, भाई सारी चीजें प्रूफ अगर है, अगर वही आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट समझे जाएंगे। आपने कह दिया जी वो उसकी मर्जी है कहीं रह ले, लेकिन अगर उसकी एज अगर माइनर है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज ऑफेंस माइनर के, तो वो आपकी कोर्ट, आपकी ट्रायल शुरू सिंध के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर। वो जज वो किस किस्म का जज था उसको इतना नहीं पता कि भाई इट विल टेक टाइम, इसको कस्टडी करें आप, उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन के पे, माँ बाप के साथ नहीं। माँ बाप का सेशन होता कि भाई आप चैम्बर में बुला के आपने 5 मिनट के लिए बात की इजाजत क्या दी, वो मतलब ये बिल्कुल यानी केस है, ठीक है, उसने लेट्स सी हम एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि इस बच्ची ने आके जाके शादी कर ली है, लेकिन स्टिल कौन प्रूव करेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स करेंगे ना यार, कितनी चीजें वो जाली बनाएगा उसका माँ बाप,
किसके माँ बाप के पास टाइम है कि बच्चे के डॉक्यूमेंट जाली बना के रख लेगा? 2 साल कम लिखाई है ये भी, तो फिर देखें, अगर ये चीज 2 साल कम लिखा ली है, लेकिन जो शादी की जो उसकी डेट है माँ बाप की, उसके बाद से लेट्स सी अगर उसका बर्थ उसकी है नेक्स्ट 1 साल में हुई है, तो उससे भी प्रूफ होता है, सारी चीजें प्रूफ है। लेकिन वो जज अजीब जज था, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन क्या आप इस तरीके से, अब आप ये देखें ना कि पहले जज ने यही कह दिया कि भाई वो तो क्या कहते हैं, जज ने तो रिहा कर दिया, समझ नहीं, इस वक्त तो वो रिहा हो गई है। आपके भी इल्म में होगा ना कि रिहा हो गई है? हाँ, देखो अगवा का केस नहीं है, और भाई तुमने अभी से 2 मिनट में अगवा का केस नहीं कर, लेकिन उसकी एज की तायन कैसे होगा? आप डॉक्यूमेंट प्रूफ करें, आप बोर्ड बिठाएंगे। अरे तो बैठाया तो था, ये आपको नहीं पता? अभी बताया उन्होंने, पेपर जमा कराए कि हमारी बेटी की 14 साल की हमारी बेटी है, 2 महीने, 14 साल 2 महीने की हमारी बेटी है। आपने तो फ्री ऑफ लिबर्टी दे दिया उसको। बताया ना उन्होंने कि अभी ये एज नहीं है कि इसकी शादी होती, निकाह होता। निकाह नामा भी पहले यही सुनने में आया कि भाई निकाह हुआ ही नहीं है। वो कह रहा है कि जो जिसने निकाह कराया उसने कहा पेपर चोरी हो गया था मेरे रजिस्टर से। ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा निकाह हो गया तुम जाओ, वो उसने कहा जी निकाह हुआ तो इसकी मर्जी है, उसके साथ अब फैसला खुद करे। यार फैसला खुद कैसे करे? ये दिमाग से ये तो समझ में नहीं आता। नहीं, उसको फैसला करने की इजाजत ही नहीं दी गई, वो तो फैसला पकड़ के लेके चले गए, फैसला खुद क्या करे। आप जो लड़कियां इंटरव्यू ले रही हैं जाके, जो ऐसे ही मीडिया की लड़कियां, छोटी सोशल मीडिया की जाके ले रही हैं, तो वो बैठी है घर के अंदर उसके साथ, लड़के के साथ। एथेंटिक न्यूज नहीं होगी सोशल मीडिया की, आज नोट कर लें आप मेरा। किसी की मर्जी चाहती है, माइक पकड़ा उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो क्या मतलब है? आपको लग रहा है कि वो झूठी न्यूज है? वो लड़की जो बैठी है दुआ ज़हरा के, कोई और लड़की बिठाई है, वो जो लड़का बैठा कोई और बिठाया हुआ है? आप ये कहना चाह रहे हैं? उसको वो मतलब वो ऑथेंटिक न्यूज नहीं है इस वक्त तक, जो मेरे ध्यान में ये होता है। हाँ, ये कहें कि भाई इसने ये चीज ये वो कह रही है कि भाई मैंने इससे शादी की और मैं माँ बाप के साथ नहीं जाना, लेकिन माँ बाप अब ट्रायल पे जाने के लिए चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए। किस बेस पे जा रहे हैं? कि माइनर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? जब बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश किया गया है, हाँ, लड़की के वारिस भी वहाँ थे, लड़के के वारिस भी वहाँ थे, दोनों। जज ने लड़की से पूछा है, हाँ भाई किधर जाना चाहती हो? उसकी एज वेज उन्होंने पहले चेक कर ली होगी। सवाल जवाब ये पूरी डिटेल को, मुकदमा नहीं वहाँ चल रहा था, वहाँ तो सिर्फ 4-5 मिनट का उनका आमना सामना हुआ। उन्होंने जज ने पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हैं? अपने मियाँ के साथ जाना चाहते हैं जिससे निकाह हुआ, या अपने माँ बाप के साथ जाना? वो कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, जहाँ मेरी शादी हुई है मैं वहाँ। तो जज वहाँ क्या कर सकता है जी? जज काम है, ये है वो है, जज तो वहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। अगर लड़की की उम्र भी उन्होंने ये गलत बोल रहे हैं, 14 साल वाली, 16 साल की लड़की की शादी पंजाब में होती है और कराची में, सिंध में उससे भी ज्यादा है। और उस 18 साल में जो स्त्री है पैदाइश है ना, वो 16 साल की होती होगी। तो जज ने ये कहा है, कोई पंजाब के जज को स्टूपिड नहीं वहां बैठे हुए, जो जज की सीट पे बैठ गया है ना, वो पढ़ लिख के बैठा होगा, ऐसे नहीं आके बैठ गया। लड़की ने कह दिया, लड़की डायरेक्ट है, उसने कहा नहीं मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, तो जज वहां क्या कर सकता है? और डील इज डन। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये रिलीजन का भी मसला है। लड़की है जो वो शिया है, लड़का है जो वो सुन्नी है, इनका निकाह हुआ ही नहीं। जब तक इसका शिया तरीके से निकाह ना होगा बच्ची में, बच्ची का एक दफा सुन्नी तरीके से होगा, एक दफा शिया तरीके से होगा, तो फिर निकाह, वरना इनका निकाह ही नहीं है। ये हराम खा रहे हैं अभी तक। ये मत भूलिए, 2 डिफरेंट मजहब है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है, जब मेरे भाई इंतकाल हुए उनका नमाज़ जनाज़ा 2 दफा हुआ था। बाय जी। आप पहले भी एक कॉलर ने आके यही बोला जी। आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है जी। इसमें मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा जी। को किसी ने जायज नहीं बोला, हम तो जज की सिर्फ वर्डिक्ट पे वो कर रहे हैं। जज को चाहिए था, अगर एज का ऐसे इशू है या वो जुवेनाइल है, तो उस तरह से उसको डॉक्यूमेंट परस्यू करते। ये थोड़ी कि बच्ची से निकाह आपने कैसे कर लिया कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, विदाउट हैविंग एनी इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रॉपर कोई ट्रेल हो या कुछ तो हो करने के लिए। तो जज की कॉम्पिटेंस पे अगेन कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये केस इतना मशकूक किस्म का केस है, तो इस पे जज को इस तरह, अगर ये जितना अभी बोल रहे थे
इस तरह से तो। और दूसरा ये है कि जैसे शिया का सुन्नी से 2 बार निकाह ये होता है, और वैसे हमारे देखिए शरीयत में तो ये है ना कि जब बालिग हो जाए तब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ द लॉ देख रहे हैं, और हम इन अ बिगर पिक्चर, इन अ बिगर कॉन्टेक्स्ट ये देख रहे हैं कि ये किसी ग्रुप के हद तक तो नहीं चढ़ गई है, जो क्योंकि आई थिंक वो ऑनलाइन गेमिंग करती थी, उसके थ्रू इससे बात हुई है, शायद इस लड़के से हुई है, जिससे भी हुई है, कि जिसने भी दुआ को उकसाया कि हाँ यार आप जो है अपने पेरेंट्स को छोड़ के इस तरह आ जाओ, या किडनैपिंग हुई तो कुछ भी हुआ। तो हम तो बिगर पिक्चर देखना चाह रहे हैं कि ऐसा ही अब हो चुका है दुआ के साथ, तो अब क्या ये चीज वहां पे एक्टिव है, क्या ये चीज वहां पे हो रही है? इट्स मोर ऑफ सॉर्ट ऑफ कि हम अगर कोई स्कीम चल रही है हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और आई थिंक अगेन क्रेडिट गोज टू हिज फादर कि वो इस तरह से परस्यू कर रहे हैं। और देखिए मीडिया का तो यही है, क्योंकि अब दुआ का केस थोड़ा बहुत अब स्लो हो गया है, नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड, तो अब आप देखें ना स्लो हो गया, अब कुछ भी कहीं पे भी बात नहीं हो रही है इसकी, ना कोई बता रहा ना कुछ कर रहा है। तो आपने ऐसी बात निकाली तो मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी, पर आप ये देखें कहीं पर भी इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है। मीडिया ही चाहता है, किसी को ऊपर लेकर आ जाता है, किसी को ज्यादा नीचे गिरा देता है एकदम ही, और ये सारा मीडिया का ही काम है। जिस तरह अभी हम जो बात कर रहे थे कि आमिर लियाकत का बताएं, अभी जो आप सोचिए आमिर लियाकत दुनिया से चले गए, मगर अभी तक सारे लोग, सारा मीडिया उन्हीं के लिए बात कर रहा है, उन्हीं की बातें हो रही है, उन्हीं की पुरानी वीडियो लिखाई जा रही है, उसी को एडिट किया जा रहा है, उसी को लेके चढ़ाया जा रहा है, मुस्तकिल कंटिन्यू उसी के लिए लगे हुए। अभी सारा मीडिया ये कह रहा है कि जी है ना, कहते ना ये तो खुदकशी, वो मारा गया है, इनको तो कत्ल किया गया है, सबूत भी आ गया कत्ल किया गया है जी। तो अब अंदाजा लगाएं कि वो चला गया दुनिया से, अब पता चला कि उसको कत्ल किया है। उसकी बल्कि व्हाट्सएप पे जो गुफ्तगू हो रही थी वो तक लाके मीडिया पे डाल दी इन लोगों ने, कि इस वक्त जब मरने से पहले कुछ घंटे या कुछ मिनट पहले उनकी व्हाट्सएप पे बात हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि आज और वसीयत तक लिखने की बात हो रही थी, और वो ये कहते कि जी मैं जाने वाला हूँ मदीने। चले कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, एक ब्रेक पे जा रही हूँ जी नाज़रीन। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। तो मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। हेलो जी, जी हेलो 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 जी, हाँ जी, आप आवाज आपकी क्लियर आ रही है जी, बोले जी। क्या कहते जी, मेरा सवाल यही था कि दुआ ज़हरा पे ही हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि जी वो सवाल तो आपका पॉलिटिक्स का आपने दे रखा है, मैंने उस पर कोई बात करें तो बात होती है, तो आपने दुआ ज़हरा का किस्सा निकाल लिया था। तो मैं यही कही थी कि अब जो ये वीडियो जगह जगह बन के आ रही है, और आमिर लियाकत पे भी हम बात कर रहे थे कि आजकल बहुत ज्यादा अभी भी जो है ना, समझ लें कि है ना, बहुत ज्यादा मीडिया का वो बने हुए इशू बने हुए, बहुत ज्यादा मीडिया अभी तक उन पर बात कर रहा है। तो क्या उनको मारा गया है? लोग ज्यादातर ये पेशेंट गोइयां कर रहे हैं, उनकी वीडियो बनाई जा रही है कि वो खुद अपनी मौत नहीं मरे, उनको मारा गया। तो आपको क्या लगता है? जितनी चीजें मुझे समझ में आ गई बहुत ही मशकूक है, उनकी बल्कि टाइम ही उनको इस तरह से मारा, रात को उनके चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी, अब उनको कोई मार रहा था या वो कमेंट, यानी कि आपके पास ये चीज भी आ गई कि चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी उनकी? जी रात को हाँ। तो उनके जो घर के मुलाजिम थे उन्होंने यही बताया कि रात को जो है आमिर भाई की आवाज भी आई थी, और उन्होंने शायद दस्तक दी थी, तो उन्होंने खोला नहीं था। अब अंदर रूम बस है, वाकई सही बात है। अगर उनकी लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखें तो वो ये कह रहे थे कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा या मर जाऊंगा। अच्छे खासे सही थे, सेहतमंद थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी लास्ट में जो वीडियो दी है तो उन्होंने कितना बताया था अपनी वीडियो में पूरा ही जी। समीना देखिए, डिप्रेशन में तो वो डेफिनेटली थे, मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं आमिर लियाकत के लिए, जैसे इतना बड़ा उनका नाम था। लेकिन अगेन वो ही बात है ना, बहुत मुश्किल है। किसी और का भी जिक्र हो रहा है कि वो सुबह में कोई इंसान शख्स मिलने आया था, एक वहाँ पे भी एक और इंडिविजुअल शामिल है, कोई ना कोई मिलने आया था, वो कौन है? और ये देखिए, ये पुलिस हमारे यहाँ, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब इंसिडेंट होता है उसके बाद ही पुलिस क्यों इन्वॉल्व होती है? जब ये सब चल रहा था इतने टाइम से, इनकी जो भी वीडियोस, जो भी घर की मैं कहता हूँ, इसमें आमिर लियाकत की कोई गलती नहीं थी, वो घर पे थे अपने, वो वीडियोस FIA ने ब्लॉक क्यों नहीं की? आपके जो साइबर रेगुलेटर्स हैं वहाँ पे, या जो आपके कैमरा जो हर चीज को बैन उठा के कर देती है, तो वहाँ पे वो लोग कहाँ थे? और हो सकता है कोई दूसरी गवर्नमेंट बॉडी हो जो इन चीजों को देख रहा है। FIA अगर हम आर्मी पे मीम्स बना लें या मीमर्स बना लेते हैं, तो वहाँ पे वो उनकी ऑलरेडी गिरफ्तारियां वगैरह हो रही थी अभी 1 महीने पहले। तो यहाँ इतनी बड़ी चीजों पे आपने पर्दा डाल के रखा और इवेंचुअली लॉस किसी को, वो चला गया, और अगर उसको किसी ने मारा भी है तो वो भी, उसका भी कुछ नहीं होगा। देखिए ना, शाहरुख जितोई बहुत पुराना केस है जी, वो जो था उसको मारा, वो भी आजाद घूम रहा। उसके बाद जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं, कोई किसी का कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे
जजेस जो हैं वो अच्छा बिक जाते हैं। आपने सही कहा, ये पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ किसी का कुछ नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा। लॉस हुआ है सिर्फ बस पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेशनल लॉस हुआ है। वो हमारा एक्सटीरियर फ्रंट मीडिया पे बहुत बड़ा एक फेस था, उसके पास एक मगर ये सवाल पैदा होता है कि चले हमारे मुल्क में सब कुछ हो सकता है, मगर किसका फायदा था इसको मरवाने में? मेन चीज ये है। आई थिंक इंटरनल भी हो सकता है। देखे ना, देखे वो बिल वगैरह कर रहे थे, उनकी तीसरी जो वाइफ थी उनके व्यूज बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक मतलब अब वो कह रही हमने खुला वापस ले लिया उनकी डेथ के बाद, या ले लिया था, अब वो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गई है। तो वो क्या उनकी इंटेंशन है हम नहीं बता सकते, अल्लाह बेहतर जान सकते हैं। लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ इंटरनली होगा। कराची एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। जी आप खुद ही कहा करते हैं कि सोशल मीडिया से बचो। हाँ, झूठ बहुत होता है। सही। अगर उनकी फैमिली उनका पोस्टमार्टम करा देती तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता। राइट, ये भी आपने सही कहा हो जाता जी। आज हम बैठ के यहाँ बात ना कर रहे होते, मगर हम नहीं कर रहे, ये मीडिया पे सारी बात हो रही है, यकीन करें। यही मुझे पता है, मैं भी देखा है सारा दिन, है ना, सारा दिन यही चक्कर चला हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम करा लेते तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि उनकी मौत कैसे हुई है। तो मेरा तो पर्सनली प्रॉब्लम ये है कि क्यों नहीं करवाया उसकी वाइफ ने। हाँ, क्यों नहीं कराया? वाकई आपने सही सवाल उठाया। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये माँ बाप के लिए ऑक्सीजन होती है। थोड़ी देर बच्चों को ना देखा जाए ना तो इंसान का सांस गुम होना शुरू हो जाता है। तो उसने पता नहीं कितने साल अपने बच्चे नहीं देखे थे। उसको आप किसी को क्या पता है कि उसको कौन कौन सा दुख तब क्या रहे। सही कह रहे हैं। गाल करता था, बच्चे गालियां देते थे, वाइफ ने तो बात करना ही छोड़ी थी उससे, लेकिन खर्चा उससे ले ली। तो उसके सारा कुछ वो एक्सपेंस वो पे करता था, लेकिन बात उससे नहीं करती थी। वो तो अमेरिका से भी आगे निकल गई हुई थी। चलो इतना बात करते हैं, मैं पोस्टमार्टम करा लेते तो कोई प्रॉब्लम। वैसे आपने इशू सही उठाया कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, ये रीजन क्या था? सिंपल ये जी, बेवकूफ आदमी को भी ये पता होना चाहिए। ये सारी जिंदगी इन बच्चों को और उसकी वाइफ को हंट करेगा, ये देखना। या तो उसकी खबर फुटवाई जाएगी या इनको सारी जिंदगी ये हर्ट करेगा, देखना। हाँ, जो अब मीडिया में बातें आई हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो मीडिया में इतना इशू उठ रहा है, मीडिया में इतना शोर मच रहा है कि जी इनको मारा गया है, कौन किसका हाथ था, तो वो कॉलर ने सही कहा कि पोस्टमार्टम करवा लेते तो आपको रिजल्ट सामने आ जाता है। इनकी फैमिली ने क्यों नहीं कराया? रीजन क्या था? रीजन आप मुझसे पूछिए। हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ, क्या रीजन था? रीजन उन्होंने बेसिकली यही कहा था उनकी फैमिली ने कि लोगों ने इनको जितना इनकी जिंदगी में तंग किया है, जो बहुत ज्यादा किया है और शुरू से कर रहे हैं, वो तकलीफ ये नहीं चाहते उनके मरने के बाद भी इनकी बॉडी के साथ किया जाए। ये जस्टिफिकेशन उन्होंने दी थी। इट इज वैलिड। एक सेकंड में साथ रहना। एक हेलो जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, ये पाकिस्तान से मेरे कॉलर है जी। जी बोले आप। जी मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक? बस ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक है मैम। मैशत पर हुकूमत और जो है अपोजिशन में मेरा, वैसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन तो है ही थी, उन्होंने तो वैसे इस्तीफे दे दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर वो अभी एक बात नहीं निकल रही है कि जी पंजाब में जो है हुकूमत, उनकी 5 मखसूस सीटें हैं तहरीक इंसाफ की, अगर तो वो इलेक्शन कमीशन उनको दे देता है तो वो उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो ज़ाहिर बात है अभी बड़ों का इरादा नहीं है, तो ऐसा तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये डील बड़ों का इरादा नहीं है, आपने बड़ी अच्छी प्यारी बात कर दी, बड़ों का इरादा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी उनकी डील चल रही है कि जी आप हमारे केस खत्म कर दें। मुझे तो एक धड़ा तहरीक इंसाफ में ये भी है, वो कहता है कि जी अपने केस खत्म करवाएं इनसे डील करके, और इन्हें कहें कि बस जी आप हुकूमत करें और आप बजट पेश करें। एक धड़ा कहता है कि जी अगर वो बजट पेश करेंगे तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे उनको, हम मज़ामत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मसला सिर्फ ये है कि आया कि अवाम कहाँ गई। सही कह रहे हैं, मसला ये कि अवाम कहाँ गई जी। का मंशूर था, तहरीक इंसाफ एक मंशूर लेकर आई थी अवाम के बारे में। अभी भी उन्होंने अवाम को एक लारा लगाया हुआ था कि जी मैं निकल रहा हूँ। तो खान साहब आप तो निकलते आप निकले नहीं और लोगों का दम निकल गया जी। आप निकलेंगे नहीं, वो ही सीन सारा हो गया है जो पहले मौलाना फजल रहमान ग्रुप का हो रहा था, नवाज शरीफ का हो रहा था कि जब महंगाई हो रही थी वो निकले नहीं। अगर निकलेंगे तो अपनी जात के लिए निकलेंगे, जब इनको बड़े ग्रीन सिग्नल देंगे। उस वक्त तक ये किसी के लिए नहीं निकलेंगे, ये निकलते हैं सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए जी, अपनी जमा करने के लिए, अपनी सीट के लिए। कि
अगर कहूं कि तहरीक इंसाफ या नून लीग अवाम के लिए निकलती है तो कोई ये किसी को हो ही नहीं सकता, ये सारा झूठ है। उसकी वजह अब बातें आप खुद सुन ले, अब सब जाहिर तो नजर आ रहा है ना। अगर इनको अवाम का एहसास होता तो ये आके इतने बड़े बड़े बम बना कराते, पेट्रोल के, सबर कर लेते। अब कहते उन्होंने वायदा किया, तो यही तो इमरान खान कह रहा था कि जी वो पहले लूट के चले गए, अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने 3 साल में लूट लिया। तो भाई इमरान खान लूट के चला गया या नून लीग वाले लूट के चले गए, भाई इसमें हमारा कसूर क्या है? हमें तो बताए ना। क्या हमने सिर्फ एक ठप्पा लगा दिया, आपको वजीर आज़म मुंतखब कर दिया, या आप मोहर लगा दी, हुकूमत आपकी बनवा दी, यही हमारा कसूर है? इसके अलावा हमारा और क्या कसूर है बताएं हम हमारा जुर्म ये है कि हम एक वोट कास्ट करते हैं। एक सेकंड इनकी बात कर लूं, फिर आपसे बात करती हूँ। एक सेकंड, जी 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 बोले जी। पाकिस्तान हमारा कसूर यही है कि हम सिर्फ एक वोट कास्ट करते हैं, इसके अलावा हमारे इख्तियारात में है क्या? आप कह रहे थे, मैं पहले भी ये कहता रहा कि ठीक है नून लीग की हुकूमत आएगी, करप्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, अब नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है। अब पहले से भी ज्यादा करप्शन बढ़ गई है। यानी कि वो एक मुल्क का निजाम जो होता है ना, कानून होता है, वो कानून नहीं है। यहाँ पे कानून की धज्जियां बखेरी जा रही है। वजीर कानून तो है, लेकिन कानून नहीं है, ठीक है ना? इस मुल्क में कानून नहीं है, वजारत कानून तो है लेकिन कानून नहीं है। और हालात इतने बिगड़ गए हैं ना, यकीन करिए, आप कहीं से भी कोई चीज लेने जाते हैं ना, माफिया अपनी मर्जी से रेट लगाता है, अपनी मर्जी से देता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई आपकी जनाब जी को जिले में जो इंतजामिया होती है, डिवीजन में इंतजामिया होती है, कहीं आपको नजर नहीं आ रही, कोई रिट नहीं है, हर चीज अपनी मर्जी पे चल रही है। फिर मुझे बताइए ना कि इसको वजीर आला बनाने का फायदा क्या मिला मुझे? फिर बुज़दार में और इसमें फर्क क्या है? क्योंकि इनके तो घर का था ना वजीर आला, इनका बाप था, इन्होंने देखा था वजारत आला कैसे करते हैं। तो जब इनसे भी नहीं हुई तो फिर अब और कौन, किस पे उम्मीद रखें हम? किससे कहें कि आके हमारी ऐसे लोगों से जान छुड़ाए, माफिया से जान छुड़ाए? वही स्टॉक हो रहा है। उसी तरह मुझे ये बताएं कि एक दिन में ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि एक दिन में एक गत्ता घी का 10 किलो का 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए बढ़ रहा है? कौन रोकेगा इसको? कौन रोकेगा? सही कह रहे हैं। आटा देखिए, एक मामूली चीज, आटा कितना महंगा हो रहा है। आप देखिए 3 प्राइस लेके बैठे हैं आटे का, चक्की का आटा कुछ, व्हाइट आटा कुछ, और आटे में भी इतनी मिलावट कर दी गई है, ये अंदाजा लगाएं। से इन्होंने 2000 रुपए गंदम खरीद ली, 21 रुपए खरीद ली, अब वही गंदम आपको 3000 में मिल रही है। सही कह रहे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, एक सेकंड मेरे साथ। हेलो जी, एक सेकंड होल्ड करें जरा। जी बोले, आप होल्ड पे रहे, मैं आपसे बात करूंगी। जी 1 मिनट आप। जी पाकिस्तान से जरा बोले। जी बोले आप। पाकिस्तान से वो भूल गई, ड्रॉप हो गई, बोले। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना, ये पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है कि 2 मुलाजिम रोजाना पेशियां भुगतते हैं और फिर शाम में जाके पार्ट टाइम में मुल्क चलाते हैं। ये शायद पहला ही मुल्क है। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के हालात किस तरह जा रहे हैं। दुनिया भर में महंगाई है, मानते हैं ये बात, लेकिन इमरान खान की जो 13% या 11% जो इन्फ्लेशन था वो बहुत बुरा था, और इस वक्त 25% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, और 30% कहते हैं हो जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि अभी एक झटका पेट्रोल का और लगना है, बिजली भी और महंगी होनी है। आप अंदाजा करें 60,000 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है। आपका डॉलर 205 रुपए से ऊपर चला गया है, और कहते हैं ये 225 तक भी जाएगा। आज की बिजली का रेट 4 रुपए से ऊपर आज ही महंगी हुई है। आपके यहाँ सीमेंट जो है 1200 रुपए का बैग हो गया। रोजाना की बुनियाद पे महंगाई का वो हाल है। बिजली की लोड शेडिंग अपने उरूज पे है। कौन से सेक्टर को आप देखेंगी जहां बद इंतजामी और पूरा का पूरा मुल्क जो है इन न्यूट्रल्स ने खत्म कर दिया। 2 महीने पहले क्या मुल्क था और आज कंपेयर कर लें तो नजर आता है जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब क्या ऐसा तजर्बा था, आपने अपने दोस्तों को नाराज कर लिया, चाइना आपसे नाराज हो चुका है, आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, आपको सऊदी अरब पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, आपको यूएई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। इवन चाइना ने तो शहबाज शरीफ को मना कर दिया विजिट करने से भी। मतलब इतनी इंसल्ट की बात क्या हो सकती है? तो फौज की वजह से पैसे दे रहे हैं, इमरान खान ने कहा फौज की वजह से पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ, तो ये गए लेने के लिए, तो ये जो है उसके ऊपर जो वापस करने से उसमें शायद रीशेड्यूलिंग हो जाएगी। जो भी ये इनके अंदर कोई तैयार नहीं है इनको
इनको वजीर आजम तस्लीम करने के लिए आप देखें रशिया भिगो भिगो के जूते मार रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर कि क्या क्या मुल्क का हाल कर दिया। अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, ऐसे क्या जरूरत पेश आ गई थी, लेकिन अमेरिका की गुलामी से। तो अभी तो उन्होंने कहा ना कि बड़े लोग चाहेंगे, बड़े लोग नहीं चाह रहे हैं। अगर बड़े लोग चाहेंगे तो मुल्क अभी बेहतरी की तरफ चला जाएगा, इलेक्शन भी शुरू हो जाएंगे। अब बड़े लोग नहीं चाह रहे हैं तो फिर कैसे जाएगा? जी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जैसे एक सेकंड। जी हेलो जी 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 सॉरी समीना, लाइन ड्रॉप हो गई। नहीं कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। एक सेकंड मैं इनकी बात सुन लूं, मैं आपकी सुनती हूँ, पहले इनकी पूरी कंप्लीट ले लूं थोड़ी सी बात। जी अच्छा, मैं आपको देखें समीना बताऊं, इस्टेब्लिशमेंट जो अभी मौजूदा जनरल कमर बाजवा हैं जी, ये कभी भी इमरान खान जैसे लीडर को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। अब तो खुल रही है हर चीज जी। उसकी वजह ये देखें, इमरान खान कई दफा कह चुका कि करप्शन जिस मुल्क में बुराई ही ना समझी जाए, ना आपकी आपके ये मीडिया बुरा समझता है, ना आपकी अदलिया बुरा समझती है, ना आपके जनरल बुरा समझते हैं। वैसे बड़ी मतलब बात होती है कि जमहूरियत की आप कमर जावेद जो बाजवा साहब हैं उनसे जमहूरियत के ऊपर लेक्चर लें तो इतने लेक्चर देंगे कि हम जो है इस मुल्क के अंदर कभी भी जो है चाहते हैं कि जमहूरियत जो है फले फूले, लेकिन कभी भी वो काम जमहूरियत के लिए करना नहीं चाहते। अगर आप मुझे बताएं आर्मी खड़ी हो जाए, बहुत बात होती है कि आप मतलब क्रॉस द बोर्ड जाके आप जो है करप्शन के केसेस को निपटाएं, तो किसी के माई के बाप में दम है कि कोई केस रुक सकता है? आपकी एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं चाहती। मैं आपको क्लियर सच बता दूं, आपकी अदलिया ही नहीं चाहती। जब ये दो सुतून नहीं चाहते करप्शन को खत्म किया जाए तो कैसे इमरान खान नाक भी रगड़ दे, कुछ भी नहीं हो सकता। अब बच्चे पता है 10 से 12 लोग मर चुके हैं शहबाज शरीफ और इनके हमजा शरीफ के चक्कर में। 10 से 12 डेथ हो चुकी हैं। अगर आप मजबूर, जब तो ये केसेस चलना शुरू हुए वो किस खाते में जाए? खुद ही NRO 2 ले रहे हैं, आप अंदाजा करें। नैब खत्म कर दिया इन्होंने, जो इलेक्शन कमीशन है वो इनका अपना बनाया हुआ है। तो कहाँ से कुछ भी पेशरफ्त होगी? इमरान खान अगर आ भी जाता है और अगर उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क और ज्यादा होगा और इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जाए तो इनके साथ मिलकर इमरान खान को नहीं लाने देंगे कि 2/3 मेजॉरिटी आए। अब तो ऐसा नजर आता है क्योंकि अब आपको लग रहा है कि इमरान खान नहीं आ सकता। आपके कहने का मकसद ये, चले मैं इन कॉलर से भी बात ले लेती हूँ साथ साथ ही। जी क्या लग रहा है आपको, इमरान खान नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं हूँ, नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखिए अवाम फैसला अगर करने पे आ जाए ना, अभी तो आपने कहा कि वो लोग नहीं चाहेंगे कि इमरान खान किसी सूरत भी आए। जी देखिए नहीं चाहना तो है, लेकिन अवाम जो है, अगर अवाम का इतना प्रेशर आ जाता है। पर आप ये देखें कि वाहिद मुल्क है जिसमें अपोजिशन ही नहीं है। अपोजिशन ने तो आप सोचें, जो हुकूमत में तो अपोजिशन में गए तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, वरना देखें हर मुल्क में अपोजिशन भी होती है, हुकूमत भी होती है, साथ साथ चल रहे होते हैं। अब तो अपोजिशन तो है ही नहीं मुल्क के अंदर। देखें इमरान खान ने तो हर चीज खोल के रख दी है। अब कितना जोर इमरान खान भी लगा सकता है और अभी तक लगा रहा है। आप मतलब मुल्क में बचा क्या है? आप मुझे बताएं। एक खोखला मुल्क है जिसके अंदर ना कोई हुकूमत है, एक बड़ा सूबा जिसके अंदर वो जबरदस्ती का बना हुआ है वो वजीर आला, वो भी कुछ पता नहीं हवा में है किसी वक्त भी, वो भी मतलब हुकूमत नाम की तो चीज कहीं है ही नहीं। कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये काफी दफा ये कॉलर कॉल कर रहे हैं पर बात नहीं कर रहा है। कितनी दफा इन्होंने कॉल किए पर बोल नहीं रहे, क्या वजह है? इनकी कॉल मुसलसल आ रही है, बोल नहीं रहे या बोलना नहीं चाहते, सिर्फ कॉल करके देखना चाहते हैं कि लाइव शो चल रहा है नहीं चल रहा, सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं। तो चले उनका भी शुक्रिया। जी जनाब। जी हेलो। जी हेलो। जी जी समीना, सॉरी ये बीच में वो रिंगटोन आ रही थी तो मुझे सवाल में फॉलो नहीं कर सका। सवाल क्या था? चले सवाल क्या था ये देखें। ये बोल रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना, मैंने इनसे सवाल किया है कि अगर अपोजिशन चाहेगी नहीं इमरान खान आए, देखिए इस मुल्क के अंदर मेरा सवाल ये है कि ये वाहिद मुल्क है इस वक्त, हर मुल्क में अपोजिशन और हुकूमत साथ होती है, पर ये वाहिद मुल्क है इसमें अपोजिशन नहीं है इस वक्त जो हमारे मुल्क में चल रहा है। इस वक्त अपोजिशन है ही नहीं कहीं पर भी।
तो ये इसका सवाल है। एक सेकंड होल्ड करें, ये कॉलर बार बार आ रहे हैं, इनका सवाल लेना मुझे। जी हेलो जी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। अर्ज ये है कि जी आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन है ही नहीं, आपको मालूम? ये मैं कह रही हूँ अभी बैठ के कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद मुल्क हो गया कि जिसमें अपोजिशन नहीं है, सिर्फ हुकूमत ही है, वरना हर मुल्क में अपोजिशन हुकूमत होती है। अपोजिशन ने तो रिजाइन दे दिया ना, हुकूमत ने जी रिजाइन दिया है, अपोजिशन रिजाइन दिया है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं और मुफ्त में घूम फिर भी नहीं है सरकारी काम में। ये अपोजिशन है, वो प्यार की खा रहे हैं। अगर अपोजिशन अगर रिजाइन दिया तो क्यों पैसे तनख्वाह ले रहे हैं, क्यों असेंबली में बर्बादी कर रहे हैं? जी जी जनाब। और जो आपने थोड़ी देर कह रहे थे हमारा कसूर क्या है, कसूर उनका ये है कि पाकिस्तान के अवाम का कसूर है। उन्होंने ये जो पार्लियामेंट सिस्टम है इसको क्यों नहीं रिजेक्ट कर दे? इनको पार्लियामेंट। अच्छा चले आप ये बताएं कि पार्लियामेंट निजाम को आप कह रहे हैं रिजेक्ट करें, आप बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ इसी तरह शोर मचता रहेगा? अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं क्या मुल्क आ जाएगा, मुल्क में आवाम के लिए कोई रिलीफ मिलेगी? पाकिस्तान में इलेक्शन अगर होंगे भी, पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को बिलियन बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। 300 से 600 मेंबर होते हैं, ये किस चीज की तनख्वाह लेते हैं, किस चीज का पैसे लेते हैं? यही वजह है कि हमारे मुल्क में जब तक पार्लियामानी निजाम खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान में बजट सिर्फ गरीबों के लिए बनेगा। एक तरफ टैक्स बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ लोगों को फंड देंगे। ये हो रहे हैं बस यही। अगर अपोजिशन रिजाइन भी होते और ये फिर बोल देंगे हमें कोई मराठी चाहिए, हमें कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे भी ले रहे हो, घर में बैठ के तनख्वाह भी। ये तो मुफ्त का माल है, पाकिस्तान के गरीब अवाम का खून तक कर रहे हैं। चले ये कह रहे हैं कि घर में बैठ के। जी जनाब। जी मैंने वो सवाल किया था आपके से कि अपोजिशन नहीं है मुल्क के अंदर, तो मैंने कहा था कि ये वाहिद मुल्क है जिसमें अपोजिशन नहीं, हुकूमत है सिर्फ। जी इसमें आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है बोलिए। ये ऑपोजिशन, ये हुकूमत, जैसे हम बात कर रहे थे, ये जैसे अभी ये हमारे अभी बोल रहे थे कि ये पैसे किस बात के ले रहे हैं, तो भाई वो करेंगे कहाँ से? उनको कुछ तो उनका इनकम वगैरह का कुछ सिलसिला, सोर्स ऑफ इनकम कुछ तो हो। लेकिन ठीक है, अगर नहीं भी दिया है अगर इस्तीफा तो ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब तक पार्लियामेंट का निजाम सही नहीं होगा तो मुल्क सही नहीं होगा, वो कॉलर बोल रहे थे। एग्जैक्टली जैसे यही बात मैं आपसे 2-3 दिन पहले कहा था। अगर खान साहब उसमें मेजोरिटी में आते हैं तो पाकिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन या जो निजाम है शायद प्रेसिडेंसी सिस्टम लाना पड़ेगा या टोटली री इमेजिनेशन की जरूरत है। क्योंकि आई डोंट थिंक हमारा मुल्क, आई एम नॉट सेइंग कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा निजाम नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क को सूट नहीं कर रहा ना। देखिए आप हमारे यहाँ किस तरह से उसको अब्यूज करते हैं कि जो 3 बड़े बड़े नाम है हमारे मुल्क के, 3 या 4, फिर उसके बाद न्यूट्रल्स भी आ जाते हैं। हमारे लिए सूटेड ऐसी चीज है ही नहीं। हमें या तो हो सकता है बैक इन द डे जैसे इस्लाम में होता था, हमें खिलाफत पे जाना पड़े या प्रेसिडेंसी सिस्टम लाना पड़े, वरना इस तरह से तो बहुत ही करप्टेबल है। दोबारा कोई ना कोई आके फिर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रजिस्टर करके यही लोग फिर दोबारा बिक जाएंगे, या जो नए आएंगे वो बिक जाएंगे। इस तरह इट्स नॉट गोना टेक अस एनीवेयर। लॉन्ग टर्म में भी ये चीज वायबल नहीं है। और आई थिंक इमरान खान अभी वो ज्यादा फोकस नहीं है कि किसी तरीके से री इलेक्शन हो, ताकि जो भी हुकूमत आए वो अवाम की मर्जी से आए। अभी जो हुकूमत है वो तो खैर ऑब्वियसली बाहर की बैकिंग है, जो कुछ भी रहा है वो रियल हुकूमत है ही नहीं। उनके एजेंडा डिफरेंट थे, वो उनको पता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए हैं और वो इतने एडजस्टमेंट करना चाहते हैं कि अगर जस्ट इनकी इलेक्शन अभी हो या 1.5 साल बाद हो या उससे पहले भी हो जाए बीच में, तो ये लोग ही दोबारा आ जाएंगे। एटलीस्ट इमरान खान की अगर हुकूमत दोबारा बने भी तो मेजोरिटी में ना बने। तो दिस वाज द मेन ऑफ द करंट गवर्नमेंट। और इमरान खान अगेन हैट्स ऑफ टू हिम कि वो अभी भी कोशिश कर रहा है। एट दिस एज ही डिड नॉट नीड टू डू एनी ऑफ दिस, जो भी वो कर रहा है पाकिस्तान के लिए। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान अभी भी जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बाहर निकल रहा है, स्पीचेस दे रहा है, तो क्या उसको ये टाइम मिलेगा? अभी इन्होंने कहा कि जिस तरह अभी कॉलर ने कहा कि जी जब बड़े लोग जब चाहेंगे तब ये कुछ हो सकता है। अब बड़े लोग कब चाहेंगे ये सवाल पैदा होता है। इमरान खान तो आके साफ साफ तरीके से लोगों को बोल रहे हैं कि ये मुल्क तो बिक चुका है, ये मुल्क तो समझ लें खरीदार ने खरीद लिया है, अब उनके कहने पे ये चलेंगे और है ना
खुद मुख्तारी खत्म हो गई है, आजादी खत्म हो गई है वहां की आवाम की, तो ये मुल्क तो समझ लें उनके घुटनों में बैठ गया है और लोगों को इनके कहने पे ये लोग आए हैं जिनको मुसल्लत किया गया है मुल्क के ऊपर। इन लोगों ने अपने जुर्म माफ करवाने थे, जितने भी इन्होंने जुर्म किए थे इनको सजाएं नहीं मिलनी थी, जिसकी वजह से जो है ना जिसके कहने पे ये आए हैं और अब उन वहां पे घुटने टेक दिए। तो अब आप लोग बताएं कि क्या मुल्क क्या इस तरह चलते हैं लोगों के मुल्क, क्या इस तरह? वो तो कह रहे हैं कि इसका क्या कहते हैं, अब अगर यही रहा तो डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा मुल्क। इमरान खान का कहना है, बहुत ज्यादा स्पीच कर रहे हैं, वो अपनी पुरानी स्पीचें भी दिखा रहे हैं और आके आवाम को भी जगा रहे हैं, मगर बड़े लोगों को पर क्या हो रहा है, बड़े लोगों पे इनकी सारी स्पीच का असर हो रहा है नहीं हो रहा? देखें समीना, देखें उनको इवेंचुअली आना पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इससे पहले आपके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो फॉर सेल लग जाएं केजीजी पे या मार्केट प्लेस पे, दुनिया की मार्केट में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप उस पॉइंट पे जिस दिन आप चले गए यू विल कोलैप्स। और ये कोई नाउमीदी की बात नहीं, हम बिल्कुल ये जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही फैक्चुअल ऑन द ग्राउंड बात कर रहा हूँ। आपके बेशतर आई डोंट नो स्टीव मिल्स का अभी तक क्या हुआ है, या आपके जो भी गवर्नमेंट के जो भी कोवेनेंट्स हैं बाकी मुल्कों के साथ या IMF के साथ, हमें नहीं पता उन्होंने कौन से जो इदारे हैं या कौन से एसेट्स हैं वो अभी एज कोलैटरल रखे हुए हैं। लेकिन जिस दिन यहाँ के हमारे न्यूक्लियर असासे चले गए उस दिन समझे ये मुल्क भी फिर चला गया। ये आप कहना चाहते हैं। अगर मगर एक बात इनसे भी ले रही थी मैसेज। जी जनाब, जी क्या कहेंगे? रशिया ने भी तस्लीम कर, हाँ रशिया ने भी, मैं अभी इनसे यही सवाल करने वाली थी, फिर मैंने कहा आपकी से बात कर लूं। जी, इमरान खान का जो दौरा था रशिया का, वो भी एक वजह बनी है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। और अब समीना देखें हर चीज तो खुल के सामने आ चुकी है। ये इमरान खान मतलब आप देखिए हर चीज सामने आ चुकी है। अब इमरान खान के लिए साथ क्या होगा ये किसी की भी समझ में बात आ नहीं रही है। ये वाहिद लीडर है जो करप्शन पे नहीं निकाला गया जी, और अपने मुल्क की का दिफा करने पे निकला है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान, अब देखें तमाम जर्नलिस्ट को पता है, अभी हारून रशीद जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जी मैं इनको भी कनेक्ट कर रही हूँ ताकि ये भी बीच में आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात मेंशन की है कि इमरान खान से, वो कहते हैं कि इमरान खान से छोटी सी मुलाकात हुई और वो, मैं मुलाकात का पूरा अहवाल तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्तसर ये कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। अब ये अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये बाढ़ कौन है? बाढ़ ही खेत को खा रही है, वो ये कहते हैं। तो इस जुमले के अंदर सभी कुछ जो है पोशीदा है। तो ये जो मुल्क के रखवाले अगर जब वही मुल्क को खा रहे हैं तो फिर बच क्या जाता है? आप अंदाजा करें, ये लड़ाई जो है ये इमरान खान अकेले की लड़ाई नहीं है। वो कितना भी लड़ ले, जब तक उसका साथ अवाम के लिए, अवाम उसके पाशाना बचाना नहीं खड़ी होगी ना, और ये मुल्क तबाह बर्बाद तो हो चुका। अब वाहिद रास्ता यही है कि इसको अगर निकालना है ना तो इमरान खान ही एक वाहिद लीडर बचता है। जो आपने देख लिया ना इन 2 महीनों में इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या हरकत कर दिया है। तो सोचें अगर, अच्छा अभी ये नहीं कि IMF की कंडीशन सारी फुलफिल हो गई है, अभी लोन नहीं मिल रहा है आपको, अभी और बहुत कुछ करना है, अभी वर्किंग रह गई है। जो ये मुआहदे करके आए हैं उनके साथ डील करके आए हैं, अभी और पेट्रोल बढ़ाना है, अभी जो है आपकी बिजली और महंगी होनी है जी। तो ये नहीं, आप अंदाजा करें कि अभी अवाम का जुलूस निकल चुका, 25% इन्फ्लेशन हो चुकी है आपके मुल्क के अंदर, और 30% पे कह रहे हैं जाएगी, और क्या हाल होगा? अवाम तो वैसे ही मर रही है, बिजली है नहीं आपके यहाँ। अच्छा, पानी की शॉर्टेज भी अलग हो चुकी है। जब पानी की शॉर्टेज होगी आपके यहाँ क्रॉप्स पूरी तरह नहीं होंगी। किसान वैसे ही आज किसान इमरान खान के सामने सब बैठे हुए थे और रो रहे थे। क्या मुल्क का हाल कर दिया कि ऐसी क्या ये जरूरत पेश आ गई कि ऐसा क्या था जो इमरान खान, जितने भी आप उसके देखें जो मईशत के लिए उसके कारकर्दगी जो सब बेहतरीन नजर आती है। इन 2 महीने का आप मवाजना करें पिछले अप्रैल तक, तो मार्च का और अप्रैल का कुछ हिस्सा,
तो आपको अंदाजा होगा कि मुल्क बेहतरीन चल रहा था, कोई ऐसी अपना तफरी नहीं थी मुल्क के अंदर। सब खत्म कर दिया मुल्क को, कहाँ भी जाके खड़ा कर दिया। कोई फैसला करने की, अच्छा अब मिफ्ता इस्माइल आते हैं, उनको बैक करने के लिए कोई पीछे नहीं है, ना पीपल्स पार्टी उनका साथ देने के लिए, वो वैसे ठीक है, इनकी हुकूमत बचाई हुई है, बस एमक्यूएम ने भी पीछे खड़ी हुई है, दूर से तमाशा देख रही है। अब वो कहाँ गई महंगाई जो रोजाना 2 रुपए बढ़ जाता था, पेट्रोल या 2 रुपए डॉलर बढ़ जाता था, सब जुलूस निकालना शुरू कर देते थे, मीडिया पूरा चीखना शुरू हो जाता था। आज वो कहाँ है मीडिया? आज वो कहता है कि मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं और मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के लिए। अभी कुछ और मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, ये बात हो रही है सारे मीडिया के ऊपर। तो अब वो मुश्किल फैसले क्या होंगे? अभी अवाम की चीखें निकली हैं, अगर और मुश्किल फैसले ले लिए तो फिर अवाम क्या करेगी, ये सवाल पैदा होता है। जी तमन्ना, आप ये 2000 रुपए यकीन करें अभी लोगों की जेबों तक नहीं आए होंगे, लेकिन उसको दिखाने के लिए करोड़ों रुपए के इश्तहारात दे दिए गए। इतना पैसा लुटा दिया गया कि हम 2000 दे रहे हैं, पता नहीं 2000। एक सेकेंड से भी मैसेज ले लूं। जी जनाब, जी हेलो। हाँ जी। दरअसल ये है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमारी लोग जो है आर्थिक सरकार के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, फलाना हो गया। आप टोरंटो में रहते हैं, आपको यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि है ना, पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी इतना पेट्रोल महंगा है। हकीकत है, ये बात तो कोई झूठ नहीं है, हकीकत है, यहाँ पे भी पेट्रोल बहुत महंगा है। हम पाकिस्तान की यहाँ पे जो है ना, लोग पेट्रोल कितना महंगा है, बहुत महंगा है, पर यहाँ पे लोग अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए कि यहाँ पे लोगों की सैलरियां होती हैं, काम होता है। पाकिस्तान का जो है आबादी देखें आप, और वहां पे एक सेकेंड जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, जी बोलें जी, हेलो जी। पाकिस्तान के 600 मेंबर अगर असेंबली में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, अपोजिशन में सारे हैं, तो चाहिए कि हम 6 महीने के लिए कोई तनख्वाह नहीं। एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहे, एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहे। कोई कॉलर है शायद, उसकी लाइन नहीं मिल रही या बोल नहीं रहे। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? एक्चुअली आपका प्रोग्राम देख रहा था। हाँ तो मैं कह रहा था आप इतनी बातें कर रही हैं, आजकल एक मुशर्रफ पे भी बात कर रही है, उस पर भी प्रोग्राम करें। हाँ, मैं अभी बोलने वाली थी, आपने मेरे मुंह की बात ले ली। अभी मैं कहने वाली थी कि मुशर्रफ साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं, वो बीमार हैं काफी, तो अभी गवर्नमेंट जो है ना, उनको पूरी तरह से प्रोटोकॉल दे। अब ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की हैं और कुछ चीजें बुरी की हैं, तो वो यकीनन वो यहाँ पे आ रहे हैं सीरियस कंडीशन में। अब जब इंसान कोई अपनी नहीं, उनका फांसी की सजा नहीं हो रही है, उनको फांसी की सजा नहीं, उनकी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आपको बताती हूँ, आपको शायद गलत इत्तला मिली है। आपने ये सुना नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में फांसी की सजा नहीं हो रही, उनको नहीं होगी फांसी की सजा, इसलिए कि वो वो पहले हुई थी ना, अभी माफ हो गई उनकी सजा भी। जिस तरह और लोगों की सजाएं माफ हो गई, इस तरह इनकी सजा भी माफ हो गई। फौज ने खुद ये वापस कहेगी भी आ रही है, ये अब आ रहा है, सीरियस कंडीशन है, मरने पे बिल्कुल समझ ले, कह रहे हैं कि उनकी जान को बहुत ज्यादा, अभी इसीलिए कहा गया, फौज ने इजाजत दे दी उनको आने की। मर गए ना, पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं? अब आप ये कह रहे हैं वहीं मर जाए, बोल कौन रहा है, नाम बता दें अपना, गुड नेम। मुझे छोड़े आप मुझे बताए ना कि वो पूरे पाकिस्तान में जैसे नवाज शरीफ जरदारी चले गए थे, भाग जाते हैं, तो ये फौज के भी आदमी भाग जाते हैं जी, ये भी तो भाग गए थे ना, तो ये पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं? वहीं मर जाए ना। ये अब देखें पाकिस्तान क्यों आते सब, यही तो सवाल पैदा होता है कि मरने के लिए पाकिस्तान याद आता है, उनको अपना मुल्क याद आता है, अपने अजीजों में, अपने अकारीब में आना चाहते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा याद करें, देखिए अब तो वो जाने, पता नहीं उनकी जिंदगी कितनी है, हम नहीं कह सकते कि कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं, मगर डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया, वो बिल्कुल बिस्तर पर हैं। अगर डॉक्टर उनको इजाजत देगा, आप देखें, डॉक्टर उनको इजाजत देगा ट्रैवल करने की, तो तब वो मुशर्रफ साहब आएंगे, इसलिए कि फौज ने उनको इजाजत दे दी है, उनके लवाकीन जो उनके हैं अजीज अकारीब। मगर अगर आप थोड़ी सी देर के लिए अगर ये सोचें कि कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए, जो गलत किए उनको छोड़ दें, अब तो जाने वाला बंदा है, मेरा तो अपनी ख्वाहिश है। जिस तरह आमिर लियाकत था, आप सोचिए, आमिर लियाकत एक अच्छा इंसान था, उसके अच्छे कामों को याद करते, उसकी थोड़ी सी गलतियों की वजह से वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब परवेज मुशर्रफ आ रहे हैं, वो बहुत शदीद बीमार हैं, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया। हमारे मुल्क में यही होता है, सारी पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क कर, जब जिंदा होता है बेड़ा गर्क कर रहा होता है, तो उसकी बुराइयां मार रहा होता है जी, बेड़ा गर्क हुआ मुल्क।
जी 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 जी, मगर अब छोड़े, अब ये कि अल्लाह ताला से पाकिस्तान में जो है ना, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस है, बस पाकिस्तान में ये कानून है। वहाँ कोई बहुत जंगल का कानून है। अच्छा, जिसकी पावर है वो, उसको पावर में इमरान खान था, उसकी पावर थी। जब उसको फौज लेकर आई, अब फौज ने उसको हटा दिया, फौज ने इनको लाके बैठा दिया, तो मोहरे हैं ना सारे। तो कब रुकेगा ये सारा निजाम मुल्क का? एक सेकंड के लिए होल्ड करें, साथ रहे, एक सेकंड के साथ रहे, इनका मैसेज सुनूं। जी हेलो जी। ये जो भाई साहब ने आके जनरल मुशर्रफ की बात की है ना, उन्होंने बहुत से सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो एक जनरल के लिए नहीं चाहिए थे। उसने हमारे लिए 3 बार लड़ी हुई है, वेटरन 3 टाइम, और उसने अपने 45 ईयर द बेस्ट इन हिज लाइफ वो पाकिस्तान के नाम किए हुए है। वो भाई साहब से मेरा सवाल है कि एक और बता दो ऐसा आदमी जो पाकिस्तान में है, जो सियासतदान है या वो फौज में है, जिसने 45 ईयर पाकिस्तान को अपने बेस्ट ईयर ऑन हिज लाइफ 45 ईयर पाकिस्तान को दिए होंगे। ठीक है, इंसान से गलतियां होती हैं। वो 3-3 दिन जाके अपने जवानों के साथ सोया हुआ है, जिसको आपने बोल दिया बड़े आसानी से कि वहीं मर जाए, क्यों मर जाए? अपने मुल्क में आ रहा है, वहां दफन होगा वो। उसको उससे कुछ आप उससे उसकी सिटीजनशिप छीन सकते हैं? There was a very harsh word you used, man. You should be ashamed of yourself. Bye. हेलो जी, जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है। जी जी मुशर्रफ की बात चल रही है। जी 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 जी, सुन रहे होंगे ना आप, कॉलर ने कहा कि जी सुन रहा था। एक्चुअली थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो रिंगटोन आ जाती है, तो मुझे टीवी से ट्यून इन करना। एनीवे, मैं तो पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। और उन्होंने जो पाकिस्तान को आई थिंक उनका दौर बहुत बेहतर था कंपेयर टू जो हमारे पास डेमोक्रेसी के साथ जो भी हमने जो भी दौर देखा। उसके अलावा जो आई थिंक उनको जो फैसला सुनाया था वो ओवरराइड कर दिया था आर्मी ने, क्योंकि वो बहुत ही ब्रूटल किस्म का एक फैसला था कि उनको घसीट के फिर चौक पे लटकाना, इस किस्म का कुछ था वो। जी, तो मगर अभी तो वो बहुत सीरियस, आपको सुनना होगा ना कि सीरियस कंडीशन में तो वापस आ रहे हैं इसी वजह से। सीरियस कंडीशन में उनको आना भी चाहिए। एक सेकंड मैं इनके साथ भी बात कर रही हूँ। जी हेलो जी हेलो जी सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। जी बोले चले, मैं बोल लेता हूँ। मैं बस यही कह रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को जो है ऑन द ग्राउंड उन्होंने लीड भी किया है, और उस वक्त जो टाइम था अमेरिका से जो भी 9/11 का प्रेशर वगैरह चल रहा था, अब ठीक है उस पर डिबेट कर सकते हैं हम, लेकिन ही वाज अ लॉयल मैन टू हिज कंट्री। और भाई वो तो बाजवा साहब भी हैं, लॉयल तो बाजवा साहब भी हैं, लॉयल तो बाजवा साहब। वो तो न्यूट्रल है सर, वो तो न्यूट्रल हो गए ना। न्यूट्रल नहीं है ना, है तो बाजवा साहब फौजी है ना भाई, चीफ ऑफ आर्मी है वो उनकी। खैर मैं बाजवा साहब पे इतना कमेंट नहीं करूंगा। मैं बस ये कहूंगा कि उनको बिल्कुल हक बनता है उनका, वो पाकिस्तान है, वो अपनी सरजमीन पे उनकी तबीयत अब तो ऐसी है कि आई डोंट थिंक वो भी आने थे, वो भी नेशनल है, उनको भी आने थे, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं, वाई नॉट? तो नहीं आने दी, देखे नहीं, उनको भी आना देना चाहिए ना, मगर उनके साथ तो उनको भी आने देना भाई। फौजी क्यों आएगा, सिविलियन क्यों नहीं आ सकता? अरे भाई जी बोले जी। जिसकी पावर है बस, जिसके पास पावर है उसी की चलती है बस। पाकिस्तान का जो है ना कह रहे हैं जिसकी देखें जियाउल हक की जो है ना कंडीशन, देखें जियाउल हक को जब इजाजत दी गई, जो उन्होंने गलती की, मैं आपको सवाल का जवाब देती हूँ ना कि उसको क्यों आने दिया जा रहा है, नवाज शरीफ को क्यों आने दिया जा रहा है। देखें जियाउल हक को जब तक नहीं आने दिया गया, देखें बात सुने मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात तो सुन ले प्लीज, मेरी बात सही। आप ये, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जियाउल हक इस वक्त बिस्तर मर्ग पे हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं, डॉक्टर ने उनको जवाब दे चुका है। जिसकी मरना तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मरना तो सभी को है, मगर इसीलिए फौज ने कहा कि भाई आ जाए। बहुत सारे काम उन्होंने बहुत अच्छे किए, जिस बात पे उनको सजा दी गई थी।
अब आप देखिए मरते वक्त तो इंसान को देखिए थोड़ा बहुत आपको ख्याल करना चाहिए, उसको उनको उसी तरह प्रोटोकॉल दें, मुल्क में बहुत टाइम तक मुल्क के रहे। देखिए अगर नवाज शरीफ को आप कहते हैं कि नवाज शरीफ जब वो कहते थे कि अवाम के लिए, अभी आजकल सुनने में आया था जब इनकी अब तो हुकूमत चली गई ना, अब तो इनकी हुकूमत आ गई है, तो अब नवाज शरीफ क्यों नहीं स्टेप ले रहे हैं, जबकि हर वक्त कहते थे कि जी नवाज शरीफ आएंगे। ये सवाल का जवाब दें, वो चीफ ऑफ आर्मी थे ना, चीफ ऑफ आर्मी की रिटायर होगी बाहर की होंगे, उन्हीं में रहते हैं, उनको किनसे खतरा था? खतरा अदालत से था और किससे था सर? हाँ तो अदालत से खतरा तो काम गलत किए ना उन्होंने। देखिए हमें थोड़ा सा सर, देखिए हमें थोड़ा सा एम्फेसाइज करना होगा, वो लिटरली ऑन हिज डेथ है, ठीक है, वो उनके ऑर्गन्स पैरालाइज हैं, कितने हैं ये हमें नहीं मालूम, मुझे नवाज शरीफ के भी तो ऑर्गन थे, वो भी तो गए ना, वो तो अच्छे खासे उठ के दवा लेने गए हुए हैं ना, वो तो उनको तो आपने देखा नहीं कितना इशू उठा के जी तो भाई कितने लोग बाहर मर जाते हैं, उनकी भी तो लाशें आती है ना, कितने लोग जाते हैं ना। देखिए अभी उनके भाई की हुकूमत है यहाँ पे, मरीम नवाज भी यहाँ पे, वो तो कल को आना चाहे वो कल आ जाए, उनको आना भी चाहिए, वो आ क्यों नहीं रहे, सवाल ये पैदा होता है, उनको आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे, सवाल ये पैदा होता है। जिसकी पावर होती है वो अपने बंदे को बुला लेता है, बस जब उनकी पावर नहीं होती उनका बंदा भाग जाता है वहाँ। अभी तो आप सोचे, अभी तो इन्हीं की पावर है ना। एक सेकंड जी, हेलो जी, हेलो। आज तक जनरल साहब के हजारों इंटरव्यू है टीवी पे, मुझे एक जगह पे बता दे कि जनरल साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला हो। आज तक नहीं बोला। ही वॉज अ ट्रू सोल्जर और पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसको ऑनर के साथ पाकिस्तान लाना चाहिए और अल्लाह ताला उसकी जिंदगी और करे, हजारों साल और जिए। एक सेकंड होल्ड करिए सर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सारे लोग आ रहे हैं या उनको आने दिया जाए, तो अल्ताफ भाई ने क्या कसूर करा भाई? आपने कहा मैं भी आवाज उठा ही लूं आज। नो आई मीन उसने तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत करी है, गरीबों को असेंबली में पहुंचाया है, आम लोगों को सियासत यानी कि बगैर किसी के मुआवजे के लोग खुद उसकी कॉल पे लोगों को वोट देते हैं। उसने तो सिखाया है ये जो जी 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 ये जो सब आज बातें कर रहे हैं वही सिखा के गया है। वो चूंकि अकलियत में है या आप जो भी कह लें, जिस तरह भी कह लें, तो उसकी बात कोई नहीं करता है, ठीक है ना। बाकी सब लोग वही बात करें, वो मुहिब्बे वतन है, नवाज शरीफ गाली दे, इमरान खान जानवर कहे, मीर जाफर कहे, कोई मसला नहीं। एक सेकंड होल्ड करें सर जी 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 जी। अगर अल्ताफ हुसैन कुछ कह दे तो तकरीर पे भी पाबंदी, तहरीर पे भी पाबंदी, पाकिस्तान भी नहीं आ सकते, पासपोर्ट भी जारी नहीं हो सकता, उन सबके लिए अलग अलग कानून है। तो वो एक भाई जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो इसी वजह से ये तबाही की तरफ जा रहा है। ये डिफॉल्ट जो कह रहे हैं आज बातें हो रही है, माशी तौर पर तबाह हो गया इसलिए कि वहाँ पे इंसाफ नहीं है, तो इक्वल इंसाफ नहीं है। इंसाफ का लेवल, हर मेयार जो है वो हर आदमी के लिए मुख्तलिफ है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप पावर में हैं, आपके लिए इंसाफ दूसरा होगा। आप गरीब हैं, आप जो है अगेंस्ट हो गए एस्टैब्लिशमेंट के, आपने बड़ी बड़ी कोठियां नहीं बनाई। इस्लामाबाद में वो 4 कोठी बना लेता और डिफेंस में 6 बंगले बना लेता, 10-12 मिलें बना लेता, शुगर की और वो फ्लोर मिलें बना लेता, तो उसकी भी आज सब पूजा करते। वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, उसने रेस करी तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया। तो बात ये है कि जब तक पाकिस्तान में जो निजाम है वो इक्वल नहीं होगा ना, तो ये मसाइल भी हल नहीं होंगे। मुशर्रफ साहब को आने देना चाहिए, बिल्कुल आने देना चाहिए, क्यों नहीं आने देना चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए है। कौन लोग होते हैं जो पाबंदी लगा देते हैं कि ये नहीं आ सकता, कौन लोग होते हैं कि वो पाबंदी लगा सकते हैं वो नहीं जा सकता। अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे लोग न जा सकते हैं और न आ सकते हैं, लेकिन चूंकि वो पावर में होते हैं तो वो जाते आते भी रहते हैं। तो ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, ये चीजें मसाइल तो कभी भी आपके खत्म नहीं हो सकते। हम बूढ़े हो गए, अब हम जब बच्चे थे हमने यही सुना, अब हम बूढ़े होने के चले तरफ जा रहे हैं, हम यही सुन रहे हैं। तो हकीकत में कोई चीज ना तब्दील हुई है ना होगी जब तक ये नाइंसाफी बरकरार रहेगी। थैंक यू सो मच। जी 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 आज फिर आपने मेरी कॉल काट दिया, प्लीज ऐसे नहीं किया करें। मेरी कॉल सिर्फ 30 सेकंड की होती है। वो जनरल साहब मरने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं,
अगर अल्ताफ हुसैन उस वक्त पे आ जाता है, अल्लाह ताला अल्ताफ हुसैन की भी लंबी जिंदगी करे, अगर अल्ताफ हुसैन उस टाइम पे आ जाता है मरने के लिए, तो 100 बिस्मिल्लाह पाकिस्तान आए। और ये जो सब बोल रहे हैं, बड़ी स्पीच दे रहे हैं, अगर इन्होंने भी वसीयत लिख दी है कि दफन पाकिस्तान में किया जाए, तो ये भी पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान का हर सिटीजन वहां जा सकता है। लेकिन जनरल साहब उस वक्त वहां पहुंच गए हुए हैं, जो डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया। कनाडा और वेस्ट में आपको जो डॉक्टर जवाब दे देगा, तो कितने दिन है आपके पास रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो मरने के लिए आ रहे हैं। अगर अल्ताफ हुसैन मरने के लिए आता है, तो 100 बिस्मिल्लाह, वो भी आए, आप भी आए, सारी दुनिया आए, मैं भी जाऊं। हम तो चाहते हैं कि हम दफन अपने मुल्क में हो। कौन चाहता है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में दफन हो? हर आदमी वो चाहता है। बड़ी तकलीफ हुई है अल्ताफ हुसैन की। आज अल्ताफ हुसैन ने बयान में सुने हुए, उसने क्या बयान दिए? जनरल मुशर्रफ ने आज तक कैसा कोई बयान नहीं दिया। जो नवाज शरीफ ने गंदे बयान दिए हुए, जरदारी ने गंदे बयान दिए हुए, मुशर्रफ ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला हुआ। इन लोगों को चाहिए जरा होश के ना होंगे, और बात करते वक्त सोचा करें कि किसकी बात कर रहे हैं। बाय। एक सेकंड जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ समीना। क्या? और मैं भी ये कहना चाहती हूँ, अवाम की हालत ये शो देख रही थी या नहीं देख रही थी? मैं जो हूँ वो भारतीय अभी आई हूँ, तो मैंने अभी टीवी लगाया, सिर्फ थोड़ा सा ही देखा है अभी शो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ समीना कि हमारे मुल्क का तो अभी ये आलम हुआ है, अवाम मतलब ये सोच रही है कि ये वतन जी 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 हम है, तो कह रहे हैं ये वतन तुम्हारा है, हम है खाम खाश में। तो अवाम तो बिल्कुल खाम खा की शहरी बनी हुई है। अवाम का पुरसाने हाल तो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो हुकूमत तब्दील होने से भी अवाम की हालत दार में फिलहाल तो कोई फर्क मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा जी। हाँ, जो भी हुकूमत आ रही है, सबके अपने अपने जाती मफादात को लेकर के हुकूमतें बनाई जा रही हैं या गिराई जा रही हैं। वो उसमें अवाम की हालत पहले भी बुरी थी और अवाम की हालत अभी भी बुरी है और आइंदा आने वाले दिनों में भी बुरी ही नजर आ रही है। तो ये मुल्क को इस सिचुएशन में किसने पहुंचाया है और कौन इसका जिम्मेदार है, इसका तयन कौन करेगा? क्योंकि अभी भी वहां पर यही बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन अभी इलेक्शन कहाँ से आएंगे? अचानक से पैसे आएंगे कि फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर दोबारा से लोग सीटें जीतेंगे। आधे लोग कहेंगे कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल गलत हुआ है और धांधली के साथ जितवाया गया है। जो हार जाएगा वो अपनी हार को कभी मानेगा नहीं, वो ये बताएगा कि भाई मैं तो हारा ही नहीं हूँ। चाहे कोई सी भी जमात हारे, वो ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुए हैं। तो अभी तक यही तय नहीं हो रहा मामला के इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं, अभी तो कोई डिसाइड नहीं हो रहा मुल्क में। तो जो भी हुकूमत बनाएगा उसकी जो पिटारी है उसके अंदर आवाम के लिए उसमें क्या चीज है, क्या निकल कर आएगी बाहर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पेट्रोल की अगर आप बात कर लें, तो अब जब पुरानी जो हुकूमत थी तो वो ये बात का दावा कर रही थी कि रशिया से वो ऑयल लेने वाली थी और ये वो, लेकिन उनकी वजीर खारजा से जब बात की गई और जो लोगों से तोड़ने का अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो बस जब लोग अपने पिदार पे बैठ जाते हैं तो आवाम की जो खुशहाली है, उनकी भलाई होती है, वो उनकी नजरों से ओझल हो जाती है और उसके बाद अपनी भलाई नजर आने लगती है। और जैसे इख्तिदार से नीचे उतरते हैं लोग, तो फिर उनको मुल्क भी याद आता है, मुल्क की आवाम भी याद आती है, उनके साथ की जाने वाली नाइंसाफी भी याद आती है। ये खेल पूरे पिछले 70 साल से जारी सारी हमारे मुल्क में, और हम सारे के सारे इसके विक्टिम हैं। क्योंकि एग्जैक्टली अगर हमारे मुल्क में दुरुस्त मामला चल रहे होते तो कौन होता जो अपने मुल्क को छोड़ के आके दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप लेता, ना सिर्फ लेता बल्कि वहीं रहने को प्रेफर भी करता। तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में मामला खराब ही थे पहले भी और अभी भी खराब है। क्योंकि अभी भी हम नहीं सोच सकते कि हम जाएं तो क्या करें, वहां पे जाके अपना काम भी नहीं शुरू कर सकते। बड़े सारे मामला खराब हैं और चीजों को रिफॉर्म्स करने के जिस हुकूमत ने दावे किए तो वो भी उनको रिफॉर्म्स नहीं कर सकी, और बाकी ने तो खैर कभी कोई दावे ही नहीं किए कि हम कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। वो तो उसी मामला उन्हीं जो भी सिस्टम बने उन्हीं के तहत अपनी हुकूमतों को चलाना चाहते थे और जिन्होंने वादे किए थे कि उसको रिफॉर्म्स देंगे। जो भी इदारे ऐसे हैं जिनको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, तो वहां पर भी इख्तिदार में आने के बाद अपने जाती मफादात को मद्देनजर रखा गया, जिसकी वजह से सिचुएशन इतनी बुरी है मुल्क की और आवाम अभी भी परेशान है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम करेगी, क्योंकि दुआओं के सहारे तो हमारा मुल्क चल रहा है। लोगों के जज्बात होते हैं, जो भी अपने मुल्क से दूर होता है, जी 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 ऐसी बात है।
वो यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे बैक होम में पाकिस्तान में अमन अमान भी रहे, अवाम खुशहाल भी रहे और हमारे मुल्क का जो है वो इज्जत और वकार जो है वो बुलंद हो। ये एज ए पाकिस्तानी कैनेडियन में ये कहती हूँ कि हर देखी दिल की यही आवाज होती है, लेकिन मामला खराब करने वाले जिम्मेदारान कौन है और जो लोग इख्तियार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं उनको उस वक्त अपने वो सारे वादे दावे याद रखने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो अभी सिचुएशन खराब है और मुझे आगे अच्छी जाती हुई नजर भी नहीं आ रही। मैंने आपका टॉपिक पढ़ा था तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपना हिस्सा डालती हूँ, अगर हमारे मुल्क की हिफाजत करें, बस ये कहना चाहती हूँ। तमीना बहुत शुक्रिया। चलें जी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मेरे साथ रहे जी। नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, 2 कॉलर 3 कॉलर मौजूद है। बहुत सारे कॉलर थे, मैंने होल्ड पे डाला था पर वो ड्रॉप हो गए। ये मौजूद है, इनसे बात करना चाह रही थी। जी बोले जी, जी कहाँ आप बोले? वो कॉलर तो होल्ड पे डाल के म्यूट करके बैठ गए शायद। जी जी जनाब, सॉरी जी आप बोले जी। सवाल रिपीट कर लेंगे? मेरा वही सवाल है, जब परवेज मुशर्रफ में बात हो रही थी तो एक साहब ने आके कहा कि जी 1 सेकंड होल्ड करें, जरा इन कॉलर के अभी मैसेज ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समीना जी, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जी बोलिए जी। एक्चुअली काफी दिनों बाद मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा है, तो लोग जो है, अरे आप काफी दिन बाद क्यों देखा? कम से कम इस प्रोग्राम में आप बोलते नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करते, बट देखा तो करिए इस प्रोग्राम को। इतना अच्छा प्रोग्राम है, आपने क्यों लेट देखा? ये तो आपका ही प्रोग्राम है। सियासत की इजी रेपुटेशन, पाकिस्तानी सियासत इज नथिंग बट रेपुटेशन, दैट इज व्हाट इट इज, करेक्ट? हर रोज एक नया ड्रामा है, तो इट बिकम्स टू रेपिटेटिव फॉर मी। लेट मी ऐड समथिंग हियर, जो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो तो जब मैं शुरू में कॉल करता था तो मैं ये कहता था कि एक ऐसा दिन आएगा इमरान खान उसी जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे जहाँ के नवाज शरीफ आज खड़े हैं, ठीक है? और नवाज शरीफ क्या कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है हमारी हुकूमत गिराई है और सारी पावर इनके पास है, हमारे पास जो है, आपके पास इख्तियार तो होता है मगर इख्तियार नहीं होता। एग्जैक्टली वही बात अब इमरान खान करते हैं, ठीक है? मतलब दोनों का मौक़िफ़ फेक है। अगर आप उसको जरा ऊपर से देखें, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं कॉलर को होल्ड कर दूं जी। अगर आप 100 मील ऊपर जाएं तो देखें तो मौक़िफ़ दोनों का ही है। सब यही कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गड़बड़ करती है, इमरान खान साहब को तो पता चल गया कि वो करती है, ठीक है? अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये दोनों पार्टी जो हैं ये मिल करके, अगर ये वाकईतन सबसे मजबूत जो पहलवान जो है इस अखाड़े में मौजूद है, अगर उसका कुछ बिगाड़ना है और हमें पता है कि वो पहलवान कौन है, उसके लिए इन दोनों को मिलना पड़ेगा, ठीक है? हम चाहे इमरान, बहुत अच्छी बात आपने कही कि है ना, इन दोनों को आपस में मिलना होगा। इस अभी मुल्क जी मौका फेक है, बिल्कुल एक है, राइट। इस मौके पे इमरान खान जो है उनको शहबाज शरीफ की हुकूमत से एक मुश्किल नहीं, उनको तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कुछ किया एस्टेब्लिशमेंट ने है, ठीक है? तो होना ये चाहिए, अगर वो वाकईतन एक पॉलिटिकल लीडर है तो एग्जैक्टली वो वही काम करें जो कि बेनजीर और अपने नवाज शरीफ साहब ने आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी तो इसी तरह के एक दूसरे के दुश्मन थे। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही दुश्मन थे जैसे अभी आजकल पीटीआई और ये बाकी लोग नजर आते हैं जी, सारी पार्टियां। जब उन्होंने ये साइन कर दिया आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसके बाद आपने देखा कि जमहूरियत जो है, आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, वो काफी अर्से तक चली और सबसे बढ़ करके उन्होंने 18वीं तरमीम ऐसी की है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है आपकी तिलमिलाती है मगर कर कुछ नहीं सकती उसमें, ठीक है? तो इनको करना यही चाहिए। वो आप 3.5 साल हुकूमत में रह चुके हैं, उनको अब पता होना चाहिए, उनको पता होगा कि जितने केसेस नवाज शरीफ पे बने थे वो सारे झूठे थे, उनको उसकी असलियत पता है। अगर वो झूठे नहीं थे तो वो साबित नहीं हो सकते, चले ये अगर पकड़ लेते हैं तो वो साबित नहीं हो सकते। तो अगर कोई वाकईतन ट्रू पॉलिटिशियन है तो he will take his strength from Muslim League Noon and then will go against the enemy which he considers now his enemy, जो कि इस पूरे अखाड़े के अंदर जो सबसे बड़ा पहलवान है। अगर आपने उसको वाकईतन डाउन करना है तो उसके लिए आप दोनों को मिलना पड़ेगा। अब ना मियां नवाज शरीफ के पास इतना टाइम है जिंदगी के साथ और ना इमरान खान के पास इतना टाइम है कि वो दोबारा हुकूमत में आए, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक कि वो आपस में मिलेंगे नहीं और हुकूमत में आने की ख्वाहिश ही
खत्म हो जानी चाहिए। ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम इस सिस्टम को तब्दील करें ताकि पाकिस्तान के आने वाली जनरेशन से उनके लिए बेहतरी हो। ना इमरान खान हुकूमत में आ रहे हैं, ना मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आ रहे हैं, मगर अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो पाकिस्तानी निजाम में वो तब्दीली आ सकती है जिसको अब दोनों तस्लीम करते हैं। तो यही इस मसले का हल है। जरा सोचने की जरूरत है ठंडे दिल से, पॉलिटिकली। दिस इज नॉट, यानी कि कोई जाती दुश्मनियां नहीं है, इसको समझना चाहिए, खास करके इमरान खान को। इसलिए मेरे ख्याल में मियां साहब तो इतने ज्यादा एक्सट्रीम हद पे नहीं गए हैं। अगर वो इस बात को समझ जाते हैं और वाकईतन वो पाकिस्तान के लिए खुद कुछ करना चाहते हैं, अपना इक़्तिदार नहीं चाहते हैं, तो फिर यही सोल्यूशन है जिसको वो कोशिश करके देखें और मेरे ख्याल में इसी में उनसे कामयाबी होगी। हमें एक दोबारा जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्टर ऑफ फाइनेंस की जरूरत है ताकि नई 18वीं तरमीम आए और ये सारे मसले जो है हम सॉल्व कर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब जी, 30 सेकंड का मैसेज दें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, सबका लेना है, बहुत सारे कॉलर हैं जी। बिल्कुल असल बात ये है जी, एक सेकंड मैं आपसे लेती हूँ 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, ये लाइन क्यों नहीं मिल रही? जी हेलो जी 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 हेलो 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 जी 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 मैं ये आपने होल्ड करा दिया। हाँ नहीं, लंबा हो गया इसलिए हम दे दें, टाइम भी खत्म हो रहा है। 30 सेकंड का मैसेज जी। अभी थोड़ी देर बैठ के सोच रहा हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में लोग इसके आपस में बातें कर रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम से वो पाकिस्तान का मतलब हल तो नहीं होता, फिर भी तो वैसी राय चल रही है अपनी। वो बस अपना देखे ना, पाकिस्तान से दूर है, मगर पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका मैसेज पाकिस्तान तक जाता है। ये नहीं होता कि ये मैसेज सिर्फ ऐसी सी सुरा रहा है। 4 आदमी की बात जाके पाकिस्तान बदल जाएगा? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं बदलेगा, 4 आदमी की बात नहीं, मगर देखने वाले बहुत सारे, टीआरपी बहुत ज्यादा है प्रोग्राम की माशाल्लाह से। 4 आदमी के सिर्फ मैसेज जो बोलना आता है जिनको, वो ही आके बोलते हैं। और आपको पता ही है पाकिस्तान के बड़े चैनल पे सिर्फ 3 ही आदमी बोल रहे थे, एक एंकर और एक पीटीआई का बंदा और एक कहते हैं उसका बंदा, एक ऑपोजिशन का, एक हुकूमत का बंदा। 3 आदमी शो कर रहे होते हैं, पर शो कहां से कहां जाता है, मैसेज कहां से कहां जाता है, सारे लोग सुनते हैं। यही इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है। आपका मैसेज कहीं यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि सारे लोग सुन रहे हैं आपके मैसेज को, जो आप अपने मुल्क के लिए बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि मुल्क में तब्दीली कब आएगी, वो तो तब्दीली आपको पता है, मीडिया तो चलता है, तब्दीली अब कब आएगी, जब आएगी। चाहता तो वही है ना, आवाज तो सच की आवाज लेके जा रहा है, आपकी भी एक सच की आवाज है। आप बोले, आप ये ना कहें कि 4 आदमी या 5 आदमी या 10 आदमी, देखने वाले बहुत सारे होते हैं, कॉलर करने वाले कम होते हैं। वैसे जब कॉलर बहुत ज्यादा आती है, कभी भी कोई इश्यू होता है, तो जिन पे बात करनी होती है तो बेताशा कॉल आती है और अपना मैसेज देते हैं। कुछ लोगों को तो बोलना नहीं आता, तज्जिया करना नहीं आता। मेन चीज ये, सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास, आप बस छोटा सा मैसेज दे दें अपना, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, जल्दी फटाफट। मैसेज ये दे रहा था, आप ये मुशर्रफ प्रोग्राम कब करेंगे पहले ही बताएं, फिर आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से काम किए उन्होंने। चलें ठीक है, मैं कल करती हूँ मुशर्रफ प्रोग्राम इंशाल्लाह। चलें ठीक है, कल बात। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी हेलो जी। हाँ जी, मेरे ये है कि ये जो पाकिस्तान में अपोजिशन इस वक्त जो बैठी है बाहर, वो कह रही है इलेक्शन होना चाहिए। तो दरअसल ये है कि तो अगर करोड़ों रुपए इलेक्शन पर लगेंगे तो इसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? महंगाई ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा है, इलेक्शन में पैसा कौन लगाएगा? जो पार्टी अगर इलेक्शन चाहती है उसको चाहिए पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में हर आदमी 500 रुपए जमा करे, इलेक्शन कमीशन का खर्चा वहां से पूरा हो, तब बात बनेगी कि इलेक्शन कमीशन का गवर्नमेंट क्यों बर्दाश्त करे पैसा। चले ठीक है जी, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट क्यों बर्दाश्त करे। हेलो जी, हेलो, इन्होंने लग रहा है 2 नंबर से, एक ही कॉल ने 2 नंबर से की। जी हेलो जी। ये बात हो रही थी कि इमरान खान को इनके साथ मिल जाना चाहिए। अरे कैसे मिल जाना चाहिए? जिन लोगों ने आपस में जब मिले, पीपीपी और नून लीग, तो उन्होंने क्या कर दिया? 35-40 साल जिन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो मशवरा क्या दे रहे हैं कि इमरान खान को उनसे जाना चाहिए। इमरान खान का तो बयानिया पहले दिन से ये है कि मैं इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, या तो फिर पूरे पाकिस्तान की जितनी जेलें खोल दो, उनके सभी आजाद कर दो ना। उन बेचारों का क्या कसूर है? कोई साइकिल चोर है, मुर्गी चोर है, कोई भैंस चोर है, किसी ने किसी के प्लॉट पे कब्जा किया था, वो जेलों में पड़े हुए सड़ रहे हैं, तो उन्हें भी खोल दो फिर। जब इनके साथ मिलने का कह रहे हैं, मैं तो ऐसे लोगों की अकल पे फतूर समझता हूँ कि क्या कह रहे हैं कि इनके साथ हाथ मिला लेना चाहिए। अरे भाई, हाथ कैसे मिला सकते हैं?
इमरान खान का तो बयानिया पहले दिन से ये कि इस मुल्क को खाने वाले, करप्शन में डालने वाले, इस मुल्क को खत्म करने वाले चोर डकैत लोग हैं। चलें, ठीक है जी, चलें, कल आपका प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मैं इनसे 30 सेकंड का मैसेज ले रही हूँ, खुदाफिज कहते हैं। जी जनाब, जी आपने सबका सुना, अब आपका क्या तज्जिया है, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं बस यही कहना चाहूँ जी। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है जी। मैं कहना चाहूंगा, अभी कॉलर ने कहा है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए जी, तो फिर हर इंसान जो है वो फिर 500 जमा करवाए और फिर एक सेकंड 30 सेकंड का इनका मैसेज ले लूं, इतनी देर में इन्होंने कॉल की। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने एक दफा किसी लेकिन कॉल मिल नहीं रही थी। अरे सारे कॉलर होल्ड करके बैठे हुए थे, तो आपकी कॉल कहाँ से मिल रही थी? अच्छा, वो भी भाई बात कर रहे थे ना कि पीटीआई मिल नहीं सकती, तो जेयूआई के साथ कौन मिल रहा है सिंध में? जी, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। जी जी भाई जी, सियासत है, सियासत में सब चलता है। हाँ ये तो आपने सही कहा, सियासत में सब कुछ चलता है जी। पीटीआई और जेयूआई जो है वो मिल रहे हैं ना, इत्तेहाद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो सियासत है ना ये, भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। पॉलिटिक्स में आपको जरा ठंडे दिल से सोचना पड़ता है कि अगर खत्म करना चाहते हैं आर्मी की मोनोपोली तो इसी तरह ही होगा, वरना एक दूसरे के साथ लड़ के ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ऐसे ही होगा। और आवाम, मुल्क का यही हाल होगा, आवाम बेचारी इसी तरह परेशान होगी। ये बात तो हकीकत है, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा मुल्क के बेसिक पे चलाने के लिए। पॉलिटिक्स के मामले भाई सारे नंगे हैं, कोई भी वो इतना नहीं है पारसा। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बस 30 सेकंड का ही मैसेज लूंगी। जी जनाब, जी 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 मैं जी समझना, तो बस यही कह रहा था कि मैं कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर जो 8 या 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाए शहबाज शरीफ के वही ऑफिस के बाहर, तो अगर उसको पब्लिक के लिए खोल दे तो मेरे ख्याल से 500 तो जमा हो सकते हैं। तो बाकी ये कि मुशर्रफ को बिल्कुल बाहर वापस आना चाहिए और बाय दैट डेफिनेशन ये मुल्क सब। कल परवेज मुशर्रफ पे वो एक कॉलर कह रहे हैं कि आप बताएं कि परवेज मुशर्रफ पे कब प्रोग्राम करेंगी। मैं इंशाल्लाह कल देखिए कोशिश करूंगी परवेज मुशर्रफ पे प्रोग्राम करने की। तो मैं 2 टॉपिक रखूंगी, देखती हूँ किस पे लोग ज्यादा बात करते हैं। कल इंशाल्लाह वो कहते हैं, मैं भी आके बताऊंगा कि मैंने कितने काम किए परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर। तो चलें सुनते हैं फिर कल उनके प्रोग्राम के बारे में कि उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम किए। आप भी इसी तरह शामिल हुइएगा। तमाम कॉलर का मैं प्रोग्राम से इजाजत चाहती हूँ, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करती हूँ। बस जाते जाते यही कहूंगी, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।